So today's agenda is very clear. First we'll cover the e-invoicing part and the second we'll cover the audit trail. So we all know कि e-invoice जो है वो बहुत पहले से इम्प्लीमेंट हो चुका है. फेज मैनर में ये इम्प्लीमेंट हो रहा था. तो सबसे पहले ये इम्प्लीमेंट हुआ 500 करोड़ की जो कंपनियां थी उनके ऊपर. देन ये आया 100 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनीज के ऊपर, देन 50 करोड़, एंड नाउ from 1st April onward, it would be implemented on the companies which are having turnover from 20 crore, more than 20 crore. तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं क्लैरिटी देता हूँ, वो बेसिकली डोमेन पार्ट है. एक दो क्लैरिटी मैं देना चाहूंगा. सबसे पहला ये कि क्या 20 करोड़ पर भी ये एप्लीकेबल है, तो ऐसा नहीं है. 20 करोड़ से ऊपर जिनका टर्नओवर है, ठीक है. दूसरा क्लैरिफिकेशन यहाँ पे मैं देना चाहूंगा कि 20 करोड़ की टर्नओवर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे. क्या हम जैसे कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये है कि वो पिछले 2 साल या 3 साल की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन उसमें नहीं है. जब से जीएसटी लगा है, क्योंकि ई इनवॉइस का रूल जीएसटी के अंडर आता है, तो जब से जीएसटी लगा है 2017 में, जिस 2017 से अब तक किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर गया है तो आपको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा. अब बात आती है तीसरे क्लैरिफिकेशन की, वो ये है कि क्या 2017 फाइनेंशियल ईयर जो है वो 2017 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो हम पूरा लेंगे, तो 2017 का फाइनेंशियल ईयर पूरा नहीं लिया जाएगा. 2017 के बाद जो जीएसटी के अंडर जो पोर्शन है 2017-18 फाइनेंशियल ईयर का, आप सिर्फ उतने के हिसाब से 17 और 18 की फाइनेंशियल ईयर आप लेंगे. पूरा अप्रैल से लेकर मार्च तक, मतलब अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक जो है आप उसको नहीं देखेंगे. तो इस तरीके से जो है आपको इस टर्नओवर को कैलकुलेशन करना है. चौथा क्लैरिफिकेशन ये है कि ये टर्नओवर जो है वो एग्रीगेट टर्नओवर है. तो एग्रीगेट टर्नओवर की जो डिफिनेशन जीएसटी एक्ट में है वो ये है कि पैन बेस्ड टर्नओवर की कैलकुलेशन की बात करी गई है ना. यानी कि अगर आपके एक पैन पे मल्टीपल जीएसटीएन नंबर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, तो उन सभी जगह पे जो आपकी टोटल टर्नओवर आ रही होगी डिफरेंट डिफरेंट जीएसटीएन अंडर सेम पैन, तो वो पूरा जोड़ के आपकी 20 करोड़ की जो डिफिनेशन है वो तैयार होती है. तो ये 4 क्लैरिफिकेशन है जो मैं देना चाह रहा था शुरू में. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल पार्ट. सो दिस द नोटिफिकेशन, एक उसका स्नैपशॉट यहाँ पे दिया है जो कि ये कहता है कि 1 अप्रैल 2022 से जो है जो टर्नओवर 50 करोड़ थी पहले, उसको घटा के हमने 20 करोड़ से ऊपर वालों के लिए ई इनवॉइस जो है वो मैंडेट कर दिया है. नाउ ई इनवॉइस बनाते टाइम आप किन किन डिटेल्स के साथ इस इनवॉइस को क्रिएट कर सकते हैं, तो बेसिक डिटेल जो एक इनवॉइस में होती है वही आपको चाहिए, और उन सबका एक डिजिटाइड फॉर्म या फिर एक पोर्टल पे एक उसकी रेप्लिका तैयार हो जाती है. पोर्टल रिस्पॉन्स में आपको एक नंबर देता है अलॉन्ग विथ क्यूआर कोड. जब आप अपना इनवॉइस की डिटेल अपलोड करते हैं पोर्टल के ऊपर, बेसिकली उसको हम आईआरपी कहते हैं, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल. तो जब आप इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर अपना इनवॉइस की डिटेल डालते हैं तो वो रिस्पॉन्स में आपको एक आईआरएन नंबर देता है जो कि 64 कैरेक्टर का होता है. आप यहाँ पे देख सकते हैं 64 कैरेक्टर का ये नंबर होता है, आईआरएन नंबर, जो कि यूनिक होता है हर इनवॉइस के लिए. इसके साथ में इसका क्यूआर कोड भी होता है. तो ये बेसिक चीजें हम प्रोडक्ट से क्रिएट करेंगे. अब ई इनवॉइसिंग के लिए प्रिपेयर्डनेस क्या क्या चाहिए, तो बहुत ही क्लियर है कि सबसे पहले तो आप अपने जीएसटीएन नंबर को एंटर करके पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हैं कि क्या ई इनवॉइस आपके ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं एप्लीकेबल है. तो क्योंकि ये कोई जैसे जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट है, अगर कोई कंपनी चाहे कि अगर वो उस थ्रेशोल्ड से नीचे भी है तो भी वो वॉलंटरी रजिस्टर कर सकती है जीएसटी में, ठीक है. लेकिन ई इनवॉइस के साथ ऐसा नहीं है. ई इनवॉइस अगर आपका टर्नओवर पिछले किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जो अभी डिफिनेशंस और जो कंडीशंस मैंने बताई उसके हिसाब से अगर किसी भी पुराने जीएसटी एरा के अंदर जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है उसमें आपका टर्नओवर 20 करोड़ के ऊपर नहीं गया है, तो आप ई इनवॉइस वॉलंटरली ऑप्ट नहीं कर सकते, ठीक है. आपको पोर्टल पे ई इनवॉइस बनाने का ऑप्शन नहीं आएगा. तो इसलिए अगर आपका टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर्स में 20 करोड़ नहीं हुआ है तो आपको नहीं बनाने की जरूरत है. दूसरा कुछ कंफ्यूजन एक यहाँ पर ये भी होती है कि मान लीजिए मेरा 26 तारीख को 26 मार्च 2022 यानी कि इस 21-22 फाइनेंशियल ईयर में अगर मेरा टर्नओवर 20 करोड़ के ऊपर चला जाता तो मुझे क्या करना है, तो भी आपको ई इनवॉइस 1 अप्रैल से ही बनाना है. आपको बचे हुए 5 दिन के अंदर कोई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है वो 1 अप्रैल से आपको फैसिलिटेट कर रहा है, 1 अप्रैल से आपको मैंडेट कर रहा है. उससे पहले आपको कुछ भी इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है. तो सबसे पहले तो आप अपना जीएसटी नंबर एंटर करके पोर्टल पे देख सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है. उसके बाद आप अपना ई इनवॉइस का रजिस्ट्रेशन कीजिए.
ई इनवॉइस के बाद ई इनवॉइस इनेबलमेंट कीजिए, देन पोर्टल लॉगिन कीजिए। पोर्टल लॉगिन करने के बाद आपको वहां पर एक एपीआई यूजर क्रिएट करना होता है। एपीआई यूजर क्रिएट करने की जरूरत क्यों होती है, क्या इसके बिना ई इनवॉइस नहीं बन सकता, इसको भी क्लियर कर देता हूँ। अगर आप ये चाहते हैं कि आप हर इनवॉइस को पोर्टल पर बनाएं, यानी कि आप पोर्टल पे जाएंगे और पोर्टल पे ही सारी डिटेल फिल करके और आप जो है ई इनवॉइस क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए आपको एपीआई यूजर, ये जो फोर्थ स्टेप लिखा हुआ है, ये आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पोर्टल लॉगिन कीजिए, पोर्टल ई इनवॉइस का पोर्टल लॉगिन कीजिए, वहां पे आप अपना डिटेल डालिए जैसे आप नॉर्मल इनवॉइस की डिटेल डालते हैं, और आप वहां पर ई इनवॉइस बना सकते हैं। लेकिन ये उतना कन्वीनियंट नहीं है, क्योंकि ई इनवॉइस का पोर्टल वो ई इनवॉइस की कंप्लायंस तो पूरी कर देगा, लेकिन उसके साथ जो आपकी अलग कंपनी की कंप्लायंस होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती है, एमआईएस चाहिए होता है, रिटर्न प्रिपरेशन होता है, वो सारा काम नहीं होगा। तो डेफिनेटली ओके, attendee size is full actually, fine, फाइन। सो सो उस केस में आपको जरूरत होगी एक ऐसे सॉफ्टवेयर की जो आपको मदद करे कि आप फ्रॉम द प्रोडक्ट डायरेक्टली जो है आप इस ई इनवॉइस को जो है बना सकें अपने प्रोडक्ट से। तो उसके लिए आपको एपीआई रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो उस एपीआई रजिस्ट्रेशन को करने के लिए ही जो है आपको इस एपीआई यूजर बनाना की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अब इस एपीआई यूजर को बनाते वक्त आप एक टर्म देखिए, यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट देयर प्रिफर्ड जीएसपी। अब ये जीएसपी क्या है, इसका थोड़ा सा मैं कंटेक्स्ट दे देता हूँ। जीएसटी का जब कॉन्सेप्ट आया था तो उस वक्त कुछ जीएसटीएन ने, जीएसटी नेटवर्क जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जो है कुछ कंपनीज आइडेंटिफाई करी थी, सेलेक्ट करी थी बेसिकली, जिसको उसने कहा जीएसपी। जीएसपी का फुल फॉर्म है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। तो उनका बेसिकली काम ये था कि कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो जीएसटी से रिलेटेड किसी भी पोर्टल को, चाहे वो जीएसटी का रिटर्न पोर्टल हो, चाहे जीएसटी का ई पोर्टल हो, चाहे जीएसटी का जो है ई इनवॉइस का पोर्टल हो, किसी भी तरह के पोर्टल से अगर वो सॉफ्टवेयर सिंक करना चाहता है, कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाहता है, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना चाहता है, तो वो डायरेक्ट नहीं कर पाएगा। उसके लिए जीएसपी अपॉइंट करे गए थे, जिनका काम ये था कि वो एक सिक्योर ब्रिज प्रोवाइड कर सके। ठीक है, मतलब कि वो स्टैब्लिश करेंगे कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो सिक्योरली इस पोर्टल को एक्सेस कर पा रहा है, यानी कि वो एक ऑथराइज इंटरमीडिएटरी था। ठीक है, तो ये चीजें आपको उस पोर्टल पे जाके करनी पड़ेंगी। बहुत सिंपल प्रोसेस है। आफ्टर दिस सेशन आई विल मेक श्योर कि आपको वो वीडियोस भी आपके रजिस्ट्रेशन लिंक पे मिल जाए, या आप टैली के यूट्यूब चैनल पे भी जाके आप देख सकते हैं, वहां पर भी आपको इसका एक गाइड मिल जाएगा कि किस तरह से आप अपना एपीआई यूजर क्रिएट कर सकते हैं। सो रोल ऑफ जीएसटी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि क्या है जीएसटी का रोल। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो कंपनी ने लिस्ट, जीएसटीएन ने जो लिस्ट फाइनल की थी जीएसटी की, उसके अंदर टैली भी एक जीएसपी है, यानी कि एक जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर है। एंड दैट इज वाई हम ई इनवाइस को विद इन द प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी कि किसी भी तरह की ई इनवाइस रिलेटेड कंप्लायंस के लिए, चाहे वो क्रिएशन हो, चाहे वो कैंसिलेशन हो, या डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स हो, उसके लिए आपको पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप विद इन द प्रोडक्ट ये सारे काम कर पाएंगे। और ये पॉसिबल इसलिए हो पा रहा है क्योंकि टैली जो है वो एक वन ऑफ जीएसपी है, ऑथराइज जीएसपी है, जिसे गवर्नमेंट ने जो है ऑथराइज किया हुआ है, सॉरी नॉट गवर्नमेंट, जिसे जीएसटीएन ने जो है वो ऑथराइज किया है, सेलेक्ट किया है। इसके अलावा और भी कंपनियां हैं, उसकी पूरी लिस्ट जीएसटीएन की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगी। अब किस किस तरह के डॉक्यूमेंट्स के लिए हमें ई इनवाइस बनाना होता है, तो सबसे पहले बी टू बी और बी टू जी, यानी कि हम बिजनेस टू बिजनेस अगर कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, और बिजनेस टू गवर्नमेंट अगर कोई मूवमेंट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उस केस में हमें जरूरत पड़ती है। एक्सपोर्ट इनवाइसेस के लिए इसे बनाया जाता है। दूसरा रिवर्स चार्ज इनवाइसेस के लिए, अलॉन्ग विद दैट क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट्स के लिए। तो ये बेसिकली डॉक्यूमेंट है जो रिपोर्ट करना होता है। अब बात आती है क्या बी टू सी के लिए चाहिए? बिल्कुल नहीं, बी टू सी के लिए आपको ई इनवाइस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर है तो आपको हर बी टू बी इनवाइस का ई इनवाइस बनाना पड़ेगा, बी टू सी इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। Now, to fulfill all these things, we need an integrated system to remain on top of our compliance. So let's see how it happens. So Tally के अंदर आपको क्या करना है, अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर जा चुका है पिछले फाइनेंशियल ईयर में इन जीएसटी एरा, तो आपको क्या करना है, टैली में जाके F11 बटन जो टैली का होता है, फीचर बटन, उसके अंदर जाके आपको ये फीचर इनेबल करना है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके से इसको करेंगे। लेट मी ओपन दिस।
सो आई एम ओपनिंग दिस कंपनी। ठीक है, तो आपको अपनी कंपनी में F11 बटन से, और आप यहाँ पर देखेंगे आपको जीएसटी का ऑप्शन आ रहा है, और इस जीएसटी के ऑप्शन में यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है ई इनवाइस एप्लीकेबल। ये एक्चुअली डमी डेटा है, तो हमने जीएसटीएन वगैरह डमी ही भरे हुए हैं। तो जी ई इनवाइस एप्लीकेबल, इसको आप यस कर लेंगे। किस डेट से एप्लीकेबल हो रहा है वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे, तो आपके केस में ये 1 अप्रैल 2022 हो जाएगा। बाकी आपका जो प्रिंसिपल प्लेस है जहां से आप बिलिंग करोगे, आप वो डाल सकते हो यहाँ पे। इसके साथ अगर आपको आपके बिजनेस में ई इनवाइस के साथ ई वे बिल भी बनता है। ई वे बिल हम सबको पता है कि अगर 50,000 से ऊपर की कोई मूवमेंट हो रही है, तो उसके लिए हमें जो है गुड्स की कोई मूवमेंट हो रही है, तो उसके लिए हमें ई वे बिल बनाना पड़ता है। तो अगर वो भी आपके बिजनेस में बन रहा है, एप्लीकेबल है, तो आप उसको यहाँ पर भी यस कर सकते हैं। इसको आप फिर सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अब हम एक सिनेरियो लेते हैं कि मान लीजिए हमें कोई एक ई इनवॉइस जनरेट करना है। ठीक है, तो क्योंकि अभी हम किसी का लाइव पोर्टल नहीं एक्सेस कर रहे हैं, तो हम आपको यहाँ पे एक वीडियो के थ्रू दिखा रहे हैं। वीडियो बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप उसको देखेंगे वो समझेंगे कि कितना इजी वे से टैली से जो है डायरेक्ट ई इनवॉइस क्रिएट किया जा सकता है। सो लेट्स गो थ्रू दिस वीडियो। सो अभी हम जो देख रहे हैं वो एक एक इनवॉइस का जनरेट करने के लिए देख रहे हैं, बाद में हम देखेंगे बल्क में कैसे जनरेट हो सकता है। सो हियर वी आर रिकॉर्डिंग अ पर्टिकुलर इनवॉइस। जैसे हम रिकॉर्ड करते हैं वैसे ही हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ भी एडिशनल इसमें नहीं हो रहा है। सो वी सिलेक्टेड द स्टॉक आइटम। ओके, एंड नाउ वी अप्लाइड द टैक्सेस। अब अभी आप देखेंगे अगर यहाँ पे, तो नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन दिख रहा है। वन सेकेंड, लेट मी कम बैक हियर। सो यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, प्रोवाइड ई इनवॉइस डिटेल। क्योंकि हमने जो डेट थी वो वहां पे मेंशन कर दी, तो आपकी जो भी, जैसे आपके केस में आप लिखेंगे 1 अप्रैल 2022 से, तो जैसे ही आप 1 अप्रैल 2022 में कोई इनवॉइस बनाएंगे, आपको इनवॉइस बनाते ही ये नीचे ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा कि आपको ई इनवॉइस की डिटेल इसके अंदर देनी है। ठीक है, सो लेट्स सी इसके अंदर क्या क्या डिटेल आती है। ये देखिए, इसके अंदर बिल टू और शिप टू प्लेस आता है। तो बेसिकली ये आपका आप कहाँ पे किस पार्टी को बिल कर रहे हैं, उसका बिल टू प्लेस, ये टेक्स्ट फील्ड होती है, इसमें कुछ भी वैलिडेट नहीं होता। आप जो भी एंटर करेंगे वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ आपको मेंशन करना है कि बिल टू प्लेस क्या है और शिप टू प्लेस क्या है। अगर आप अभी देखें तो इसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर, आईआरएन नंबर और एक्नॉलेजमेंट डेट, ये सारी चीजें ब्लैंक है, क्योंकि अभी तक ई इनवॉइस बना नहीं है। ठीक है, सो लेट्स सी, इसको सेव कर लेंगे वाउचर को। एंड वाउचर को सेव करते ही आपको मैसेज आएगा, डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस। आप इसको यस करेंगे। यस करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन देना है। अब ये जो लॉगिन आ रहा है ना, यहाँ पे कंफ्यूजन कई बार हो जाती है। एक ई इनवॉइस से जुड़े दो लॉगिन आपके पास होंगे। एक होगा जिससे आप अपना पोर्टल एक्सेस करते होंगे, तो जिससे आप ई इनवॉइस का पोर्टल लॉगिन करेंगे, एक लॉगिन वो हो गई। दूसरी लॉगिन है जो आपको एपीआई यूजर की लॉगिन बनानी है, जिसके लिए मैंने आपको जीएसपी का रोल समझाया था। तो वो लॉगिन आपको यहाँ पे एंटर करनी है, आपको पोर्टल लॉगिन यहाँ पे एंटर नहीं करना है। ठीक है, तो ये कॉमन मिस्टेक हो जाती है कई बार, जिससे एक्सपीरियंस ये होता है कि टैली से जो है आपका ई इनवॉइस नहीं बन रहा है। तो जनरली दिक्कत यही होती है कि आप गलती से यहाँ पे अपना पोर्टल लॉगिन डाल रहे होते हैं। पोर्टल लॉगिन आपको यहाँ नहीं डालना है, यहाँ आपको अपना एपीआई लॉगिन डालना है। ठीक है, जो आपने एपीआई यूजर बनाया था पोर्टल के ऊपर। लेट्स सी, तो जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, अब आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली ई इनवॉइस जो है वो जनरेट हो गया। यानी कि इनवॉइस हमने पोस्ट करी, एंटर किया, सेव करते वक्त पासवर्ड एंटर किया, और एंटर करने के बाद जैसे ही अगर सब कुछ क्रेडेंशियल्स अगर सही है, यूजर आईडी सही है, पासवर्ड सही है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैसेज आ गया कि आपका ई इनवॉइस जो है वो जनरेट हो गया है। ठीक है, नाउ लेट्स सी, ई इनवॉइस अगर जनरेट हुआ है तो आईआरएन नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये सब उसके अंदर आ जाना चाहिए। तो नाउ लेट्स सी द प्रीव्यू ऑफ इट। तो ये हमारा इनवॉइस का प्रीव्यू आ गया। अब इस इनवाइस के अंदर आप देखेंगे तो हमारे पास क्यूआर कोड भी आ रहा है, ये आईआरएन नंबर भी आ रहा है, एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट भी आ रहा है। यही अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं वीडियो में, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये सारी चीजें खाली आ रही थी। ठीक है, यानी कि ये सारी चीजें ऑटोमेटिक वाउचर के अंदर फिल हो जाएंगी। तो दैट्स हाउ वी कैन सेव आवर टाइम
और वाउचर पोस्ट करते ही डायरेक्टली हम जो है उसका ई इनवॉइस भी हम प्रोडक्ट से बना सकते हैं। तो ये तो था एक एक करके ई इनवॉइस बनाना, ठीक है। तो मान लीजिए आपने एक इनवॉइस पोस्ट किया, फिर तुरंत आपने उसका इनवॉइस बना लिया, फिर आपने दूसरा इनवॉइस पोस्ट किया, फिर तुरंत उसका इनवॉइस बना लिया। कई बार ऐसा होता है कि ये प्रोसेस थोड़ा लोगों को कन्वीनियंट नहीं लगता, वो चाहते हैं कि ठीक है कुछ ऐसा मेथड हो जिससे हम बल्क में जनरेट कर सकें, यानी कि हमने 10-20 इनवॉइस बना ली, उसके बाद हमने एक साथ सबका इनवॉइस अपलोड कर दिया और इनवॉइस हमारा बन के आ गया। तो दैट प्रोसेस इज ऑल्सो अवेलेबल इन दी Tally Prime 2.1. So let's see how the bulk generation of e-invoice can be done. So let's see through the video. सो बल्क अपलोड के लिए हमें क्या करना है, जब भी हम इनवाइस बनाते हैं, मैं इस वीडियो में थोड़ा सा आप कंटेक्स्ट सेट कर देता हूँ। तो जब हम इनवाइस बनाते हैं तो इनवाइस बनाने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है यस या नो, आप ई इनवाइस बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते। तो क्योंकि आप उस समय नहीं बनाना चाहते, आप जो है बाद में बनाना चाहते हैं बल्क में, तो आप क्या करेंगे उस वक्त उसको नो कर देंगे, ठीक है। जितनी भी इनवाइस आप बना रहे हैं वहां पे डू यू वांट टू जनरेट ई इनवाइस को आप नो करते जाएंगे, और वो सारी इनवाइसेस हमें कहाँ दिखेगी वो अब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जैसे जैसे हम नो करेंगे, हम यहाँ पे गो टू में ई इनवाइस की रिपोर्ट एक्सेस करेंगे, वो सारी ई इनवाइसेस हमें पेंडिंग फॉर जनरेशन में दिखने लगेंगी, ठीक है। और सेम जो ये पेंडिंग फॉर जनरेशन दिख रहा है, यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा सा बैक जाते हैं, यहाँ पे आपको 4 इनवाइसेस दिख रही हैं। अब इन 4 इनवाइसेस का हमें ई इनवाइस एक साथ बनाना है। आपके केस में 10 हो सकता है, 25 हो सकता है, 40 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब इसी इनवाइसेस के हमें क्या बनाने हैं, ई इनवाइसेस बनाने। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक्सचेंज ऑप्शन में जाएंगे। एक्सचेंज ऑप्शन में सेंड फॉर ई इनवाइसिंग का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि वही 4 इनवाइसेस यहाँ पर भी आपको दिख रही हैं, ठीक है। ये भी लिखा है सेम, पेंडिंग फॉर जनरेशन। तो अब ये जो 4 इनवाइसेस हैं, आप इनको एक बार में सारे बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक कर देना है, और सेंड बटन पे क्लिक करते ही ये चारों इनवाइसेस प्रोसेस हो जाएंगी आपकी ई इनवाइस बनने के लिए। लेकिन अगर आपको सेलेक्टेड ई इनवाइस बनाना है, मान लीजिए 4 में से आपको सिर्फ 2 बनाने हैं, तो आप उन 2 को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी कि पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम 2 इनवाइसेस को सेलेक्ट कर ले रहे हैं, हम सिर्फ 2 को ही बना रहे हैं और इसको हमने सेंड कर दिया। तो आपको बता रहा है कि आप 2 इनवाइस जनरेट करना चाहते हैं, यस, कंटिन्यू करेंगे, आईडी पासवर्ड एंटर करेंगे, और ये आईडी पासवर्ड एंटर करने के बाद ये ऑटोमेटिकली जो है आपका दोनों ई इनवाइसेस जनरेट हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपकी 2 इनवाइसेस जो है वो जनरेट हो चुकी है, ठीक है। अब बाकी बची 2 है, अगर मान लीजिए आपको उनको भी जनरेट करना है, क्योंकि जैसे ही आप ये 2 बनाएंगे तो पेंडिंग में से 2 हट गई, अब सिर्फ 2 बची हुई हैं। तो आप नॉर्मल सेंड कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली जितनी भी होंगी सारी उठा के उनका इनवाइस बना देगा। अब देखेंगे इस बार आपसे पासवर्ड नहीं पूछा उसने, है ना। पहले पहले जब आप सेंड पे क्लिक कर रहे थे तो पासवर्ड पूछ रहा था, लेकिन इस बार उसने पासवर्ड नहीं पूछा। तो इसका लॉजिक क्या है, देखिए, क्योंकि ये डेमो पर्पस के लिए बनाया गया था, तो इसमें एक वीडियो और दूसरे वीडियो बनाने में थोड़ा समय लग गया था। एक्चुअली क्या होगा कि जब आप एक बार अपना पासवर्ड एंटर कर देंगे ई इनवाइस बनाने का, तो वो अगले 6 घंटे के लिए आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगा, ठीक है। लेकिन उसकी भी कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आपका टैली जो है वो 6 घंटे कंटिन्यूस चलते रहना चाहिए। अगर बीच में आप टैली बंद करते हैं तो दोबारा आपको फिर पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। तो ये जो वीडियो है थोड़ा टाइम ड्यूरेशन पे बनी थी, बार बार, क्योंकि ये सैंड बॉक्स पे बनी हुई है तो वहां पे चीजें इंप्लीमेंट नहीं करी गई थी। लेकिन जो एक्चुअल आपको एक्सपीरियंस मिलेगा वो मिलेगा कि जब आप एक बार पासवर्ड एंटर करेंगे तो आपको फिर अगले 6 आवर्स तक आपको पासवर्ड एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ क्लिक करेंगे और वो पासवर्ड जो आपने दिया था उसी को यूज करके आपका इनवाइस बन जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आप देखेंगे यहाँ पे कुछ भी पेंडिंग नहीं है, और जो 4 इनवाइसेस अभी तक हमें पेंडिंग में दिख रही थी वो अब हमें दिख रही है आईआरएन जनरेटेड के अंदर। यानी कि ये सारी की सारी इनवाइस जो है वो जो पहले पेंडिंग में थी वो सारी की सारी जनरेटेड की बकेट में आ गई, यानी कि वो सारी इनवाइस जो है वो जनरेट हो गई है, ठीक है। सो डिटेल देखनी है अगर आपको तो यहीं पे एंटर करके आप इसकी डिटेल भी देख सकते हैं। और डिटेल आपको देखना है तो यहीं पे आप इसको एक्सपेंड करके हर इनवाइस का डिटेल भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि क्या आयरन है, क्या सप्लायर जीएसटीएन है, कब जनरेट हुआ है, ये सारी डिटेल जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप बल्क में जनरेट करेंगे जरूर। आप देखिए ये हमने सारा बल्क में जनरेट किया था, लेकिन सबका ई आयरन नंबर जो है वो अलग अलग है ना। ऐसा नहीं है कि हम एक ही आयरन सबको मिल जाएगा, तो आयरन हर इनवाइस का यूनिक होगा, चाहे आप बल्क में जनरेट करें चाहे एक एक करके जनरेट करें।
So that's how we can generate e-invoices in bulk. नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, अगर हमें ई इनवाइस के साथ साथ ई वे बिल भी अपलोड करना पड़े तो मान लीजिए, तो उस केस में क्या होगा? ऐसा सिचुएशन कब होगा जनरली? जब आपका जो बिजनेस है आप में उसमें कोई गुड्स की मूवमेंट 50,000 से ऊपर की आप कर रहे हैं और आपके बिजनेस पे ई इनवाइस भी एप्लीकेबल है, तो आपको दोनों चीजें बनानी पड़ेंगी, ई इनवाइस भी और ई वे बिल भी। अब लेट्स सी कि किस तरीके से इसको हम मैनेज कर सकते हैं। तो हम एक इनवाइस पोस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। इस इनवाइस को पोस्ट करते वक्त जैसे हम नॉर्मल इनवाइस पोस्ट करते हैं, हम उसको यहाँ पे एंटर करेंगे डिटेल सारी। और अभी आप देखेंगे जैसे ही हमने यहाँ पे डिटेल भरी सारी, तो वो डिटेल और प्लस टैक्स मिला के अमाउंट जो है वो 59,000 का हो गया, यानी कि जो हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट है 50,000 की, वो उससे ऊपर चला गया। तो जैसे ही वो ऊपर जाएगा और आपने अगर ई वे बिल का ऑप्शन इनेबल किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन आएंगे। अभी तक सिर्फ ई इनवॉइस का डिटेल आ रहा था, इसके साथ आपको ई वे बिल का डिटेल भी इसके अंदर आने लगेगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बॉक्स खुल के आ रहा है, ये आ रहा है ई वे बिल का बॉक्स, यानी कि इसके अंदर जो डिटेल भरी जाएगी वो ई वे बिल बनाने के लिए यूज होगी। ठीक है, तो इसमें देखिए जनरली जो ऊपर के 4 ब्लॉक्स हैं, यानी कि कंसाइनर और कंसाइनी डिटेल, ये तो बाय डिफॉल्ट आपके मास्टर से और आपकी कंपनी डिटेल से आ जाएंगे, इसमें आपको ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, इसमें जो एक हमने ऑटोमेशन दिया है वो ये दिया है कि डिस्टेंस के अंदर, तो लेट्स से जो डिस्टेंस आपको भरना है, पिन टू पिन का जो डिस्टेंस भरना है, वो बेसिकली आपको किसी वेबसाइट से, किसी और वेबसाइट से नहीं निकालना है, गूगल मैप से नहीं निकालना है। ये पिन टू पिन डिस्टेंस के लिए प्रॉपर एक वेबसाइट दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, नॉट गवर्नमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से। वहां पे आप जाके पिन टू पिन डिस्टेंस करके आप उसको सर्च कर सकते हैं, और जो डिस्टेंस वहां पे दे रहा है वही डिस्टेंस आपको यहाँ एंटर करनी है। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा ऑटोमेशन दिया है। वो ऑटोमेशन क्या है कि एक बार जब आप कोई पिन कोड डालते हो, जैसे मान लीजिए 560001 और 560041, ये दो हमने डाला, इसके कॉम्बिनेशन पे हमने एक बार यहाँ पे 8 किलोमीटर एंटर कर दिया। नेक्स्ट टाइम आप जब भी ई इनवाइस या वे बिल बनाओगे, लेट्स से आप वे बिल बनाओगे, उसके अंदर अगर दोबारा ये पिन कोड का कॉम्बिनेशन आता है, तो ऑटोमेटिकली ये डिस्टेंस फिल हो जाएगा। यानी कि आपको सिर्फ एक बार ही पिन टू पिन डिस्टेंस चेक करना है, उसके बाद हर बार ये डिस्टेंस अपने आप फिल होता रहेगा। ठीक है, तो बाकी डिटेल आप फिल करेंगे ई बिल बनाने के लिए जो आपको जरूरत है, जैसे कि ट्रांसपोर्टर का नाम, जो शिपमेंट कर रहा है उसकी आईडी, किस मोड से हो रहा है, व्हीकल नंबर क्या है, ये बेसिक डिटेल्स है, ये आपको ई बिल बनाने के लिए भरनी ही पड़ेंगी। एंड देन ये आ गया ई इनवाइस डिटेल, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है, इस ट्रांजेक्शन में दोनों चीजें बन रही है, ई इनवाइस भी बन रहा है और ई बिल भी बन रहा है, तो ये सारी डिटेल जो है इसके अंदर हम यहाँ पर फिल करेंगे। और फिल करने के बाद जब इसको हम सेव करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपसे पूछेगा डू यू वांट टू जनरेट ई इनवाइस एंड ई वे बिल, दोनों चीजों के जनरेशन एक साथ ही आपको करने का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, आप इसको यस करिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे ई इनवाइस का लॉगिन आपको डालने के लिए कह रहा है। ठीक है, अब एक कंफ्यूजन यहाँ पर ये आती है कि अगर हम लॉगिन ई इनवाइस का डाल रहे हैं, तो ये ई वे बिल कैसे बना रहा है? क्योंकि ई वे बिल का भी अपना अलग अलग लॉगिन होता है भाई। अगर किसी कंपनी पे ई इनवाइस नहीं एप्लीकेबल है, वो सिर्फ ई वे बिल बना रही है, तो डेफिनेटली वो ई वे बिल का लॉगिन डालेगी तो ई वे बिल बनेगा। लेकिन यहाँ पे ई इनवाइस डालने से हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप ई इनवाइस के साथ ई वे बिल बना सकते हैं। तो बेसिकली ये टैली की फैसिलिटी नहीं है, ये पोर्टल का इंटीग्रेशन है। यानी कि उन्होंने ई इनवाइस के पोर्टल को ई वे बिल के पोर्टल के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है, कि अगर किसी ई इनवाइस के लिए ई वे बिल रिक्वायर्ड है, तो ऑटोमेटिकली ये पोर्टल इंटीग्रेटेड इस तरीके से किया गया है कि वो रिक्वेस्ट ऑटोमेटिक फॉरवर्ड हो जाती है आपकी ई वे बिल पोर्टल पे। तो आपको सिर्फ ई इनवाइस का लॉगिन डालना है। ई इनवाइस का लॉगिन डालते ही अगर आप जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उस रिक्वेस्ट में ई वे बिल की भी रिक्वेस्ट है, तो ये ऑटोमेटिकली पोर्टल ही फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, तो इसमें कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि हमने इंटरनली कोई पासवर्ड स्टोर कर लिया ई वे बिल का, वो पोर्टल का इंटीग्रेशन है बेसिकली। ठीक है, सो लेट्स सी। तो यहाँ पे हमने आईडी पासवर्ड एंटर किया, एंड देन जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, ये दोनों चीजें जो है वो एक साथ जनरेट हो जाएंगी। यहाँ पे मैसेज भी आ जाएगा कि ई इनवाइस और ई वे बिल जनरेट हो गया है। नाउ लेट्स सी किस तरीके से ये दोनों चीजें हमें इनवाइस में दिखेंगी।
तो टेक अ प्रीव्यू ऑफ इट। तो अभी प्रीव्यू में हम देख सकते हैं कि हमें जैसे पहले आईआरएन नंबर और ई इनवॉइस का कोड आ रहा था वो हमें यहाँ पर दिख रहा है। इसके साथ जब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, ये तो फर्स्ट पेज हो गया, नेक्स्ट पेज जो हम देखेंगे उसके अंदर हमें डिटेल्ड ई वे बिल भी मिल जाएगा। ये देखिए, ये है आपका ई वे बिल। तो एक ही एफर्ट में, एक सिंगल एफर्ट में आपने दोनों चीजें विद इन द प्रोडक्ट आपने बना ली। तो ये आपका ई वे बिल का कोड है, क्यूआर कोड है, ये आपका ई वे बिल नंबर है, और ये आपका आईआरएन है जो पहले भी था और अभी भी इस पे प्रिंट होके आया है। तो इस तरह से विद इन अ क्लिक अगर आपकी इनवॉइस में दोनों चीजें बननी है, ई वे बिल के साथ ई इनवॉइस भी बनना है, तो आप दोनों चीजों को एक साथ बना सकते हैं, जिससे आपका टाइम भी बचेगा, मैनुअल इंटरवेंशन कम होगी, जिससे एरर के चांसेस भी रिड्यूस हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप टैली से डायरेक्ट सिंगल इनवॉइस भी बना सकते हैं, बल्क भी बना सकते हैं, ई इनवॉइस के साथ आप ई वे बिल बना सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जब हमने प्रीवियसली इस बॉक्स को देखा था, जब ने ई इनवॉइस और ई वे बिल नहीं बनाया था, तब ऊपर ये दोनों ब्लॉक्स जो है वो खाली थे। अब आप देखेंगे जब ई वे बिल जनरेट हो गया तो ऑटोमेटिकली ये ई वे बिल फिल हो गया है। मैं थोड़ा सा पीछे जाके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जब हम इस डिटेल को भर रहे थे तो उस वक्त ये ई वे बिल नंबर और डेट खाली था, लेकिन जब एक बार हमने ई वे बिल बना दिया तब आप देखेंगे तो ये डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो गई है, फिल हो गई है। इसी तरीके से ई इनवॉइस की डिटेल भी इसके अंदर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, ये देखिए, यहाँ पर भी आईआरएन नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट, ये सब जो है ऑटोमेटिक इसके अंदर फिल हो गया है। तो आपको कुछ भी मैनुअली फिल करने की जरूरत नहीं है। तो डबल बेनिफिट आपको मिल रहा है, एक तो विद इन द प्रोडक्ट बन भी गया और साथ में वो सारी चीजें इसके अंदर फिल होके आ गई। तो एरर के कोई चांसेस नहीं है। आप कल को कुछ सर्च करते हैं आईआरएन नंबर से या एक्नॉलेजमेंट नंबर से, तो वो आपको एज इट इज यहाँ पे मिल जाएगा सेम ऑर्डर। अब ये सब चीज तो हमने ऑनलाइन देख ली, लेकिन कई बार ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जब हमें जरूरत हो जाती है कि हम ऑफलाइन बनाना पड़ता है। ऐसी कंडीशन कब होती है? ऐसी कंडीशन तब हो सकती है कि जब जब आपको आप टैली से जो है ईमेल ई इनवाइस बना रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ जनरेशन हो नहीं रहा, कुछ एरर आ रही है, या कोई भी एक्स वाई जेड कंडीशन हो सकती है। तो उस केस में हमने एक प्रोसेस रखा है जिसके थ्रू आप ऑफलाइन भी ई इनवाइस बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको जो भी आपने ई इनवाइस अभी तक बनाने के लिए टैली में ट्रांजेक्शन पोस्ट कर दिया है, आप एक्सचेंज ऑप्शन में जाएंगे। एक्सचेंज में सेंड फॉर ई इनवाइस का ऑप्शन आ रहा है, इस पे जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे ये सारी देखिए पेंडिंग के लिए आ रही हैं। इन सब का ई इनवाइस हमें क्या करना है? क्रिएट करना है। तो आपको क्या करना है? आप सीधे जितने का ई इनवाइस आपको बनाना है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि नीचे कैंसिलेशन के लिए है। तो मान लीजिए मुझे कैंसिलेशन अभी नहीं करना है, तो कैंसिलेशन को मैंने छोड़ दिया। और फिर सेंड करने पे क्या होता है? डायरेक्ट ऑनलाइन बनता है, लेकिन एक कंडीशन लेते हैं, एक सिचुएशन लेते हैं कि ऑनलाइन नहीं बन रहा है। तो आपका आपको काम रोकने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ यहाँ से ऑफलाइन एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑफलाइन एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन आपके जेसन फाइल में आ जाएंगे, और वो जेसन फाइल आप इनवॉइस पोर्टल, जो ई इनवॉइस का पोर्टल है, उसके ऊपर आप जाके आप अपलोड कर देंगे और आपका ई इनवॉइस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, दोनों में ही आपका काम चलता रहेगा। आपको अपना काम रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका इनवॉइस चाहे आप ऑनलाइन बना सकते हैं, अगर नहीं है, कोई कंडीशन ऐसी है जिसमें आप नहीं बना पा रहे हैं, तो आप जेसन फाइल के थ्रू ऑफलाइन मोड पे भी जाके इसको क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम हर ई इनवॉइस का स्टेटस कैसे जाने। जहां पे बहुत ज्यादा इनवॉइसेस बन रही हैं, तो वहां पे कई बार ऐसी दिक्कत होती है कि स्टेटस कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हमने ई इनवॉइस की रिपोर्ट दी है, जिसको आप गो टू बटन से जाके एक्सेस कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट आपको दिख रही है। जैसे कि सबसे पहले ऐसे ट्रांजेक्शन जिनमें कुछ मिस्टेक्स है, क्या मिस्टेक है वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, कि आपका जो जैसे यहाँ पे दिखा भी रहा है कि नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन और प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ कंट्री का मिसमैच है। साथ में टैक्स अमाउंट की दिक्कत है, इस वजह से ई इनवॉइस नहीं बन रहा है। तो कैलकुलेशन के हिसाब से इतना टैक्स होना चाहिए, लेकिन ट्रांजेक्शन में टैक्स लगा ही नहीं है। तो इस तरह की जो छोटी मोटी क्लैरिकल मिस्टेक्स होंगी वो आपको यहाँ पर पता चल जाएंगी। इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है या इनवैलिड है, वो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। जैसे कि HSN डिटेल नहीं है, वो आपको बता देगा। तो इस तरह की कोई भी एरर है तो वो पहले ही फिल्टर हो जाएगी, ताकि जनरेशन के टाइम पे एरर आए और फिर आप उसको अपलोड करें तो इस तरह की दिक्कत आपको ना मिले। देन अगर कोई इनवॉइस रिजेक्ट हो गया है, आपका पोर्टल ने रिजेक्ट कर दिया, आपने रिक्वेस्ट भेजा टैली से, उसने रिजेक्ट कर दिया, अब आप कंफ्यूज रहोगे कि भाई क्यों रिजेक्ट हुआ। तो ये क्या करेगा? टैली आपको यहाँ पे पूरी रीजन के साथ दिखाता है कि ये क्यों रिजेक्ट हुआ था।
पोर्टल ने क्यों रिजेक्ट किया कि इसका इनवॉइस नहीं बन सकता। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि HSN कोड जो हमने इस ट्रांजेक्शन में डाला है 7291 वो इनवैलिड है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली उस HSN को चेक करेंगे और उसको करेक्ट कर लेंगे और दोबारा हम इसका इनवॉइस बना लेंगे। देन कितने इनवॉइस है जो पेंडिंग है अभी बनाने के लिए और कैंसिलेशन के लिए, दोनों दिख रहा है यहाँ पे, पेंडिंग जनरेशन फॉर पेंडिंग और पेंडिंग फॉर कैंसिलेशन, ये यहाँ पे जो है दोनों दिख जाएंगे। साथ में कितने हमने ऑफलाइन एक्सपोर्ट किए थे, जो मैंने अभी आपको जेसन एक्सपोर्ट बताया वो यहाँ पे दिख जाएगा, कितने हमने ऑफलाइन एक्सपोर्ट किए थे। देन एक सबसे अच्छी चीज जो इसमें ये कि अगर मान लीजिए आप एक मल्टी यूजर इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं और वहां पर आपने तो इनवॉइस बना दिया और बाद में किसी वजह से उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो गया इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, तो वो ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे कि जो वाउचर जब उसका क्यूआर जनरेट हुआ और आईआरएन जनरेट हुआ तो उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस हो गए, तो आप सीधे एंटर करेंगे इसके और आपको बता देगा कि ये मॉडिफाई हुआ है वाउचर। ठीक है, अब क्या मॉडिफाई हुआ है वो फर्दर एनालिसिस का पार्ट है, इंस्पेक्ट आप करोगे आगे जाके। ठीक है, कि भाई ये वाउचर नंबर निकाल के आप एक बार सारी फिगर्स चेक करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे एक अलार्म जरूर मिल रहा है कि जिसमें आपको पता चल रहा है कि ऐसी चीज हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। देन ऐसे कितने आईआरएन है जो बिना क्यूआर कोड के अपडेट हुए। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, सब तो टैली से ही बन रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आप जो है आपने जो है आईआरएन किसी पोर्टल पे बना दिया जाके, या किसी एक्स सॉफ्टवेयर से जाके बना दिया, किसी अदर सॉफ्टवेयर से बना दिया और ट्रांजेक्शन आपने टैली में रिपोर्ट किया हुआ है। तो उस केस में क्या होगा कि आपने क्या किया, पोर्टल से आईआरएन नंबर उठाया और आईआरएन नंबर को उठा के टैली में अपडेट कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया बेसिकली। तो उसमें आईआरएन तो अपडेट हो गया लेकिन क्यूआर कोड तो आएगा नहीं, क्योंकि क्यूआर कोड को तो कॉपी पेस्ट नहीं किया नहीं जा सकता। तो ऐसे केसेस के लिए आपको यहाँ पर दिखाता है कि ये दो ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिनमें आईआरएन तो अपडेटेड है। अब आईआरएन अपडेटेड का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पर जाके यहाँ पे आईआरएन एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ये सब पोर्टल से कॉपी करके यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्यूआर कोड तो आया नहीं। तो अगर आपको क्यूआर कोड भी लाना है तो उसके लिए आपको ऑप्शन दिया जाता है यहाँ पे गेट आईआरएन इन्फो का। आप जैसे ही गेट आईआरएन इन्फो पे क्लिक करेंगे, टैली क्या करेगा, पोर्टल से सारी डिटेल निकाल के और इसके अंदर रीफिल कर देगा, यानी कि सब कुछ रिफ्रेश करके एक जो डिटेल इसकी होगी अलॉन्ग विथ क्यूआर कोड वो इसमें अपडेट कर देगा। ठीक है, और सेम काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं कि आपने जेसन के थ्रू एक्सपोर्ट तो कर लिया और उसको पोर्टल पे बना दिया, लेकिन वो क्यूआर कोड आपका टैली में नहीं आया। तो इस तरह की कोई भी सिचुएशन है उसके अंदर आपको गेट आईआरएन इन्फो हेल्प करेगा। गेट आईआरएन इन्फो पे क्लिक करते ही वो सारी डिटेल जो है पोर्टल से फेच करके इसके अंदर अपडेट कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये ऑप्शन मैंने आपको गेट आईआरएन का बताया, ये उसी के केसेस हैं बेसिकली, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इसको। तो गेट आयरन इन्फो का जो मैं यूज केस बता रहा था ये वही है सेम। तो लेट्स से हम अभी इनवॉइस की रिपोर्ट में जाके एक बार देखते हैं कि किस तरीके से प्रैक्टिकली काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे आयरन अपडेटेड मैनुअली लिखा हुआ है। ठीक है, सो लेट्स कम टू दैट। तो यानी कि ये वो आयरन है जो हमने मैनुअली अपडेट कर दिया, इसके अंदर हमने मैनुअली जाके कॉपी पेस्ट कर दिया या टाइप कर दिया। टाइप तो खैर नहीं कर पाएंगे बिकॉज 64 कैरेक्टर्स है, तो हमने पोर्टल से कॉपी किया और यहाँ पे लाके हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने क्या किया, जब आयरन अपडेटेड मैनुअली पे गए तो हमने फिर नीचे की तरफ गेट आयरन इन्फो पे क्लिक किया। यहाँ पे जैसे ही आप गेट आयरन इन्फो पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि क्या आप इसकी इंफॉर्मेशन को अपडेट करना चाहते हैं। आप यूजर आईडी और पासवर्ड इसके अंदर डालिए जो आपका एपीआई लॉगिन है, और उस एपीआई लॉगिन के बेस पे ये सारी डिटेल जो है इस इनवाइस की वहां से उठा के और उसका क्यूआर कोड वगैरह सब कुछ इसके अंदर अपडेट कर देगा। ठीक है, डिटेल्स रिसीव हो गई हैं। अब आप चाहें तो इसको देख भी सकते हैं। तो ये आयरन जनरेटेड फ्रॉम ई इनवाइस में आ गया, पहले मैनुअली में था, अब ये ई इनवाइस सिस्टम के अंडर आ गया। अब आप एंटर करके इसको इसका डिटेल भी देख सकते हैं कि ये आयरन वगैरह इसके अंदर आ गया, और जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो इसमें क्यूआर कोड भी आएगा। सो लेट्स सी द प्रीव्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है अब आप देख सकते हैं क्यूआर कोड भी आपको दिख रहा है। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप सोचिए कि आप टैली से ही बना सकते हैं, टैली के बाहर जेसन से ही बना सकते हैं, जेसन पे बन गया तो पोर्टल से वो डिटेल अपडेट भी कर सकते हैं अपने टैली के अंदर। तो कहीं से भी आपका जो है कोई काम रुकने वाला नहीं है। और इतना ही नहीं, आप टैली से ही डायरेक्ट ई इनवाइस को जो है कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कैंसिलेशन कैसे करेंगे वो देखते हैं यहाँ पे।
तो क्योंकि ई इनवॉइस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी चीज मॉडिफाई नहीं हो सकती। आपने ई इनवॉइस एक बार बना दिया, आपका ई इनवॉइस में कुछ मिस्टेक हो गई, तो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, आपको उसको कैंसिल ही करना पड़ेगा। और एक चीज और, मान लीजिए आपने, मैं टैली का एग्जांपल लेता हूँ, टैली में आपने सेल्स वाउचर नंबर 15 नंबर सेल्स वाउचर आपने यूज किया और उसका ई इनवॉइस बना दिया। अब आपको बाद में पता चला कि नहीं, ये इनवॉइस गलत हो गया है, तो अब आप उसको कैंसिल करेंगे पोर्टल पे। टैली में आप क्या करेंगे, पोर्टल पे कैंसिल करेंगे, मतलब टैली से ही आप कैंसिल कर सकते हैं, वो पोर्टल पे भी अपडेट हो जाएगा। फिर आपने क्या किया, टैली में 15 नंबर वाउचर ओपन किया और उसमें आपने कुछ चेंजेस किए और चेंजेस करके आपने फिर से उसका इनवाइस बना दिया। तो ध्यान रखिएगा, इस केस में ई इनवाइस नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 15 नंबर का जो सेल्स इनवाइस था वो ऑलरेडी वहां पे बुक हो गया और उसका ई इनवाइस कैंसिल भी हो गया। अब आपको टैली में नया वाउचर पोस्ट करना पड़ेगा जो कि 16 नंबर वाउचर हो सकता है। तो 16 नंबर वाउचर पे आप दोबारा सही डिटेल डालेंगे और फिर आप इनवाइस बनाएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक बार जो वाउचर यूज हो गया और अगर वो कैंसिल हो चुका है तो भी आप उसको दोबारा नहीं बना सकते, क्योंकि वो वाउचर नंबर वहां पे रिटेन करके रखता है कि इस वाउचर नंबर पे आपने, या इस सेल्स इनवाइस नंबर पे आपने जो है ये इनवाइस बनाया था और आपने कैंसिल कर दिया। ठीक है, सो लेट्स कम टू द कैंसिलेशन एंड देन वी विल मूव टू द ऑडिट ट्रेल। सो इनवॉइस के अंदर जाएंगे और लेट्स से यहाँ पे हमने ये दो इनवॉइसेस जनरेट करी है, इसमें से हम क्या करना चाह रहे हैं, इस इनवॉइस को कैंसिल करना चाह रहे हैं। तो कैंसिलेशन के देखिए दो तरीके हैं इसमें, एक तरीका है मार्क एज कैंसिल्ड और दूसरा है अपडेट कैंसिलेशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला जो है मार्क एज कैंसिलेशन, वो ये तरीका है कि लेट्स से आपने पोर्टल पे ई इनवॉइस कैंसिल कर दी है, ठीक है, लेकिन टैली में आपने नहीं किया। तो टैली में आपको सिर्फ कैंसिलेशन मार्क करना है कि भाई हमने ये पोर्टल पे कैंसिल कर दी है, तो उसके लिए होता है मार्क एज कैंसिल्ड, यानी कि पोर्टल पे ऑलरेडी कैंसिल्ड है, आप यहाँ पर सिर्फ उसको कैंसिल करना चाहते हैं, तो यू विल जस्ट क्लिक ऑन मार्क एज कैंसिल्ड एंड इट विल बी कंसीडर्ड एज कैंसिल्ड। लेकिन दूसरा तरीका ये होता है कि आप टैली से ही कैंसिल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो पोर्टल पे भी कैंसिल हो जाए। आपने अभी पोर्टल पे कैंसिल नहीं किया है, लेकिन आप चाहते हैं कि टैली से ही हम कैंसिल करें और यहीं से कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट पोर्टल पे चली जाए और वहां पे भी इनवाइस कैंसिल हो जाए हमारा। तो उस केस में आप यूज करेंगे अपडेट कैंसिलेशन। ठीक है, सो लेट्स सी। सो पहले वाले को हमने क्या किया, मार्क एज कैंसिल कर दिया तो वो कैंसिल हो गई। अब दूसरे वाले को हम करेंगे अपडेट कैंसिलेशन। तो यहाँ देखिए मार्क एज आयरन कैंसिल्ड आ गया। ठीक है, अब दूसरी इनवाइस जो है, अब जो इसके ऊपर एक और इनवाइस है, इसको हम क्या करेंगे, टैली से ही कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर गए, कैंसिल आयरन पे क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कैंसिल आयरन का। इसके बाद हम अपडेट कैंसिलेशन पे जाएंगे क्योंकि हम टैली से ही कैंसिल करना चाहते हैं। इसका हम रीजन मेंशन करेंगे, क्यों कर रहे हैं, रिमार्क मेंशन करेंगे कि क्या उस रीजन का थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर लिखेंगे रिमार्क्स में, और इसको हम एंटर कर देंगे। अब कैंसिलेशन के लिए एक रिक्वेस्ट हमने तैयार कर ली, लेकिन कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट अभी पोर्टल पे गई नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पेंडिंग फॉर कैंसिलेशन दिखा रहा है, तो दोबारा हम क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑप्शन में जाएंगे, सेंड फॉर ई इनवॉइसिंग, और यहाँ पे पेंडिंग फॉर कैंसिलेशन का ऑप्शन आ रहा है। आपको क्या करना है, सिर्फ सेंड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड पे क्लिक करेंगे ये कैंसिल हो जाएगी, मतलब कंटिन्यू यस एंड इट विल बी कैंसिल्ड। आपको यूजर आईडी पासवर्ड देना है अगेन, क्योंकि ये बार बार मांग रहा है, क्योंकि ये डेमो पर्पस के लिए बना हुआ है। आपके केस में ये बार बार नहीं मांगेगा, जैसे मैंने बताया कि 6 घंटे तक अगर आपका टैली का इंस्टेंस जो है वो ओपन है तो 6 आवर्स तक आपको जो है देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ई इनवॉइस अब पोर्टल पे भी कैंसिल हो गई। ठीक है, तो ये कैंसिलेशन का दो तरीका है इसके अंदर। पोर्टल पे कैंसिल है तो आपको सिर्फ मार्केस कैंसिल करना है टैली में, अगर आप टैली से ही करना चाहते हैं तो अपडेट कैंसिलेशन करके और आप उस रिक्वेस्ट को पोर्टल पे भेज सकते हैं। ठीक है, एक चीज जो कैंसिलेशन के टाइम पे आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि अगर किसी ई इनवॉइस का अगर ई वे बिल भी बना हुआ है तो उस केस में आप जो है ई इनवॉइस को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। उस केस में सबसे पहले आपको ई वे बिल कैंसिल करना पड़ेगा एंड देन आप ई इनवॉइस को कैंसिल कर पाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी ई इनवॉइस का अगर ई वे बिल बना हुआ है तो आपको पहले ई वे बिल कैंसिल करना है, तब आप उस ई इनवॉइस को कैंसिल कर पाएंगे। आप डायरेक्ट ई इनवॉइस को अगर कैंसिल करेंगे तो वो कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि टैली में कई बार आप ई इनवॉइस बनाओ और वो ना बने,
और ऐसे में क्या होता है, कंफ्यूजन आती है दिमाग में कि भाई प्रॉब्लम किस तरफ है, प्रॉब्लम पोर्टल की है या प्रॉब्लम टैली सॉफ्टवेयर की है। तो इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हमने एक वेब पेज डिजाइन किया हुआ है विच इज status.tallysolutions.com। तो आप यहाँ पर जाके इसको देख सकते हैं, ये क्रोम पे मैंने ओपन किया हुआ है। सो यूआरएल है इसका status.tallysolutions.com। इस पे जाके आप जैसे एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए दो तरह की सर्विसेज दिखा रहा है, एक टैली सर्विस और दूसरा थर्ड पार्टी सर्विसेज। तो टैली सर्विसेज के अंदर आप देखेंगे टैली की जितनी भी सर्विसेज है वो सारी आपको यहाँ पर दिख रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एनआईसी की सर्विसेज दिख रही हैं, ई वे बिल की और ई इनवॉइस की। अगर कोई भी सर्विस में डाउन टाइम है या कोई भी सर्विसेज में मेंटेनेंस चल रहा है, कोई भी सर्विस अभी बिल्कुल ही बंद चल रही है, तो उसके आगे इस तरह के आइकन्स आपको दिखेंगे। तो मान लीजिए कि अगर टैली की कोई सर्विस अभी अंडर मेंटेनेंस है, तो अगर पोर्टल की सर्विसेज चल रही है तो आप क्या करोगे, ऑफलाइन मोड मतलब जेसन फाइल से निकाल के आप उसको अपलोड कर दोगे पोर्टल पे, पोर्टल पे बन जाएगा। लेकिन अगर पोर्टल ही डाउन चल रहा है, पोर्टल की ही सर्विस बंद है, तो फिर तो आप बना ही नहीं सकते ना। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने ये वेब पेज डिजाइन किया हुआ है। और अभी रिसेंटली कुछ हफ्ते पहले ही जो है पोर्टल बंद हुआ था वेबिल का, और ई इनवॉइस का ही पोर्टल वेंडर मेंटेनेंस था। तो ये सारी चीजें यहाँ पर अपडेट होती रहती हैं। तो कभी भी आपको ऐसा कुछ टेक्निकल फॉल्ट आता है तो आप एक बार इस पेज को जरूर विजिट करके देख सकते हैं कि एक्चुअली में क्या यहाँ प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है तो किस तरफ है। ठीक है, कि कोई सर्विस मेंटेनेंस में है या क्या है, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। सो वी हैव इंश्योर्ड कि हम आपको एक ऐसा सोल्यूशन दे सकें ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड जिसके लिए आपको पोर्टल पे जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी चीजें एंड ऑलमोस्ट ऑल सभी चीजें हमने इसमें कवर करने की कोशिश की, चाहे वो क्रिएशन हो, चाहे कैंसिलेशन हो, चाहे वो आयरन अपडेट हो, चाहे क्यूआर अपडेट हो, सारी चीजें हमने इसके अंदर आपको दी रखी है। ठीक है, नाउ वी मूव टू आवर सेकेंड एंड लास्ट टॉपिक विच इज ऑडिट ट्रेल। सो एक नोटिफिकेशन थी पिछले फाइनेंशियल ईयर में कि जो भी कंपनियां एमसीए के अंडर आती हैं, एमसीए के अंडर कंपनियां जो आती हैं जनरली आपकी प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड, एनबीएफसी, सेक्शन 8 कंपनीज, एनजीओ, सोसाइटीज, कंपनी जो स्टेट गवर्नमेंट ओन करती है, कंपनी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है, इस तरह की जो भी कंपनियां हैं ये सारी एमसीए के अंडर आती हैं। और इन सभी कंपनीज को जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन था वो था 1 अप्रैल 2021 का, कि 1 अप्रैल 2021 से इन सभी कंपनियों को एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा जिसके अंदर ऑडिट ट्रेल की व्यवस्था हो। ऑडिट ट्रेल को बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं किया गया उसमें, लेकिन हाँ एक चीज जरूर लिखी गई कि जितने भी एडिट्स हो रहे हैं आपके रिकॉर्ड्स में उन सबका एक लॉग मेंटेन होना चाहिए अलॉन्ग विद डेट, कि किस डेट में यह मॉडिफिकेशन किया गया था। और साथ ही साथ इसमें दो चीजें और ऐड की गई, वो ये था कि ये इंश्योर करना चाहिए कि ये थ्रू आउट द ईयर यूज हो रहा हो, यानी कि बीच में इसको ड्रॉप कर दिया और फिर ऑडिट ट्रेल वाला सॉफ्टवेयर यूज करने लग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। चौथा, ये इंश्योर करने के लिए कहा गया कि ये जो पर्टिकुलर फीचर है ऑडिट ट्रेल का, ये बिल्कुल भी टेम्पर नहीं होना चाहिए। यानी कि इनडायरेक्टली हम ये कहें तो इसके सॉफ्टवेयर्स के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि आप ऑडिट ट्रेल को बंद कर दें और फिर जब मर्जी आप ऑडिट ट्रेल को ऑन कर लें। तो फिलहाल ये इम्प्लीमेंट होना था 1 अप्रैल 2021 से, लेकिन बाद में समय काफी कम था और इस वजह से इसको डिफर कर दिया गया 1 साल के लिए, और अब ये 1 अप्रैल 2022 यानी कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है वहां से इसको एप्लीकेबल होना है। तो चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। मैं फिर से बता देता हूँ कि 4 चीजें हैं जो नोटिफिकेशन में कही गई है। सबसे पहला, जो भी कंपनियां एमसीए के अंडर आ रही हैं उनको एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करना है अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए जिसके अंदर ऑडिट ट्रेल यानी एडिट लॉग की व्यवस्था हो। एडिट लॉग को डिफाइन इस तरह से किया गया है, सबसे पहला उसके अंदर जितने भी एडिट्स हो रहे हैं वो डेट के साथ उसके अंदर होने चाहिए कि किस डेट में क्या जो है आपने एडिट किया हुआ है। दूसरा, थ्रू आउट द ईयर ये यूज होना चाहिए, मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर में यूज होना चाहिए। और चौथा, कि ये जो है टेम्पर नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो सोल्यूशन है वो इन 4 चीजों को ध्यान में रख के जो है डिजाइन किया गया है। तो बिफोर मूविंग अहेड, ये वो नोटिफिकेशन है जो मैं भी बात कर रहा था। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट पे आने से पहले मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ कि अब फिलहाल तो हमारा प्रोडक्ट जो 2.1 है वो ऑलरेडी मार्केट में है, लॉन्च हो चुका है। तो उसमें आपको जनरली 2 टैली प्राइम अब देखने को मिलेंगे मार्केट में, जिसमें पहला है टैली प्राइम एडिट लॉग और दूसरा है टैली प्राइम।
तो फिलहाल मैं इसको टैली प्राइम रेगुलर बोलूंगा, वैसे तो यहाँ पे इसमें नाम में कोई चेंज नहीं है, बट जस्ट टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन टैली प्राइम एडिट लॉग एंड टैली प्राइम रेगुलर। तो रेगुलर मींस जिसमें एडिट लॉग की फैसिलिटी मैंडेटरी नहीं है, यानी कि दोनों का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। टैली प्राइम एडिट लॉग वो सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर एडिट लॉग का फीचर बाय डिफॉल्ट इनेबल रहेगा, मतलब यूजर चाह कर भी उसको डिसेबल नहीं कर सकता, जैसा कि नोटिफिकेशन में कहा गया है। जैसा मैंने आपको बताया कि इट मस्ट बी इंश्योर कि आपका एडिट लॉग का फीचर टेम्पर नहीं होना चाहिए। तो उस लाइन में चलते हुए हमने एक प्रोडक्ट डेवलप किया जिसका नाम दिया हमने टैली प्राइम एडिट लॉग, और इसके अंदर कोई भी कस्टमर इस सॉफ्टवेयर के अंदर अपना डेटा जो मेंटेन करेगा वो एडिट लॉग के फीचर को डिसेबल नहीं कर पाएगा। अब क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है ये सिर्फ और सिर्फ उन कंपनीज के लिए है जो एमसीए के अंडर आती है, जो एमसीए के परव्यू से बाहर है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी। तो ये जो एंटिटीज हैं ये इस नोटिफिकेशन के अंदर नहीं आती, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो कंपनियां भी इस फीचर को यूज करना चाहें। तो उनके लिए हमने दूसरा प्रोडक्ट दिया है जिसका नाम है टैली प्राइम। टैली प्राइम के अंदर आपके पास ऑप्शन होगा, आप चाहें तो एडिट लॉग का ऑप्शन यूज कर सकते हैं और चाहे तो उसको डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जिनके ऊपर ये एमसीए की नोटिफिकेशन नहीं लगती है। जिनके ऊपर एमसीए की नोटिफिकेशन इम्प्लीमेंट हो रही है 1 अप्रैल 2022 से, हमारी रिकमेंडेशन है कि वो सिर्फ और सिर्फ टैली प्राइम एडिट लॉग ही यूज करें। ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड कि किस तरीके से ये दोनों सॉफ्टवेयर्स जो है क्या क्या काम करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांजेक्शन्स में अगर कोई मॉडिफिकेशन हो रही है तो किस तरीके से जो है वो ट्रैक होगी इसके अंदर। सो लेट्स ओपन दिस टैली प्राइम एडिट लॉग फर्स्ट। ठीक है, तो मैं ये फर्स्ट कंपनी ओपन कर लेता हूँ। ये एक डेमो डेटा है, ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, इसमें हमने कुछ सिनेरियोस क्रिएट किए हुए हैं। तो लेट्स से आज मान लेते हैं 1 अप्रैल 2022 है और आपने जो है ये कंपनी अपनी जो है इसमें ओपन करी है, नई कंपनी क्रिएट की है। अभी हम माइग्रेशन का पोर्शन भी देखेंगे, वो एक अलग बात है। तो हम चलते हैं कि इसमें ट्रांजेक्शन पोस्ट कर लेते हैं। तो लेट्स से मैं एक सेल्स ट्रांजेक्शन इसमें पोस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं टैक्स स्किप कर रहा हूँ अभी। ये हमने एक ट्रांजेक्शन इसके अंदर पोस्ट कर दिया। अब जो नोटिफिकेशन कह रही है वो ये कह रही है कि कोई भी एडिट अगर सॉफ्टवेयर में हो रहा है, डेटा में अगर हो रहा है एडिट्स, तो उन एडिट का आपको क्या रखना है, एक लॉग मेंटेन रखना है। लेकिन एडिट को डिफाइन नहीं किया उसमें कि एडिट मतलब क्या। अमाउंट चेंज हो रहा है, लेजर चेंज हो रहा है, रेट चेंज हो रहा है, डेट चेंज हो रही है, क्या क्या चीज एडिट हो रही है। तो एडिट की डेफिनेशन अगर हम रिक्रिएट करें बिना किसी गाइडलाइन के, तो कंक्लूजन ये निकलता है कि भाई अगर हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में कुछ नया बना रहे हैं तो भी एडिट हो रहा है, क्योंकि मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होंगी उसमें चेंज आ जाएगा। अगर मैं कुछ बना हुआ है उसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ वो भी एडिट की डिफिनेशन में आ जाएगा। और अगर कुछ बना हुआ था पहले से और मैंने उसको डिलीट कर दिया तो भी वो एडिट में आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही एक्टिविटी, क्रिएशन, अल्टरेशन और डिलीशन, ये तीनों ही एक्टिविटी मेरे फाइनेंशियल रिकॉर्ड में कुछ ना कुछ एडिट शो करती है, कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन आता है, प्लस होता है, माइनस होता है, चाहे एडिट हो, चाहे अल्टर हो, चाहे डिलीशन हो। तो इसलिए हमारा जो स्कोप है, हमारा जो सोल्यूशन हमने बनाया है ऑडिट ट्रेल का, उसके अंदर हमने इन तीनों एक्टिविटी को कवर किया हुआ। गोइंग फॉरवर्ड अगर इसकी कोई क्लियर गाइडलाइन आ जाती है कि नहीं हमें सिर्फ इतनी ही चीजों को ट्रैक करना है जो कि अभी अवेलेबल नहीं है, देन डेफिनेटली वी विल रिवैम्प आवर प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो अभी हमने क्या किया, ये एक वाउचर रिकॉर्ड किया था। अब ये वाउचर हमारे एडिट लॉग के परव्यू में आता है, तो इसका हमें एडिट लॉग देखना है। तो देखने के लिए हम क्या करेंगे, रिलेटेड रिपोर्ट्स में जाएंगे। अंडर रिलेटेड रिपोर्ट यू कैन सी देयर इज ऑप्शन कॉल्ड एडिट लॉग, जिसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट क्यू। तो आप चाहें तो वाउचर से ही, डायरेक्ट इस वाउचर से ही ऑल्ट क्यू प्रेस कर सकते हैं और आपको ये एडिट लॉग की रिपोर्ट यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि आपको शो कर रहा है कि मिस्टर हरी, मतलब हरी जो यूजर नेम था बेसिकली, उसने वाउचर क्रिएट किया है एंड दैट इज द फर्स्ट वर्जन ऑफ दिस वाउचर।
और ये कब हुआ है, कितने बजे हुआ है, वो आपको यहाँ पर डिटेल देखने को मिल रही है। लेट्स सी इफ आई डू मॉडिफिकेशन, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको मॉडिफाई करके 15 कर दिया, 10 से 15 कर दिया, एंड नाउ वी सेव्ड इट। अब हम दोबारा इस वाउचर को जाते हैं, 5 नंबर वाउचर को हमने ओपन किया और फिर से हमने ऑल्ट क्यू प्रेस किया, तो आप देखेंगे अब इसका वर्जन नंबर 2 आ गया यहाँ पे, और उसके आगे लिखा है अल्टर्ड। हरी ने अल्टर किया, कब किया, कितने बजे किया, वो आपको डिटेल दिख रही है। इतना ही नहीं, आप अगर ये देखना चाहते हैं कि क्या अल्टर हुआ, यानी कि डिफरेंस क्या है, वर्जन 1 और वर्जन 2 में क्या डिफरेंस है, तो आप इस पे एंटर कीजिए वर्जन 2 पे, और आपको वर्जन 1 और वर्जन 2 की कंपैरिजन यहीं पर मिल जाएगी। यानी कि वर्जन 1 में क्या था, टोटल अमाउंट 150 था, एक्चुअल क्वांटिटी 10 थी, 15 रुपए पर एप्पल के हिसाब से। यहाँ पे वो 225 हो गई, क्यों, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ गई और रेट वही है 15 रुपए पर एप्पल के हिसाब से। तो इस तरीके से जो भी चेंज आपने किया है वो सारी चीजें यहाँ पर शो कर रहा है। इतना ही नहीं, आप कहेंगे हमने तो सिर्फ एक क्वांटिटी चेंज की थी, यहाँ तो बहुत सारी चीजें चेंज दिखा रहा है, क्योंकि जो रेड में दिख रही है वो सारी चीजें चेंज है, वो सारी चीजें मॉडिफाइड है। तो एक वैल्यू आपने चेंज की, लेकिन उसको इम्पैक्ट में लाने के लिए बैकएंड पे बहुत सारी चीजें चेंज होती है। जैसे कि उसका बैच एलोकेशन चेंज हो गया, देन सेल्स की फिगर भी चेंज हो गई। पहले सेल्स की फिगर 150 रुपए से क्रेडिट हो रही थी, अभी यहाँ पे 225 रुपए से क्रेडिट हो रही है। फिर इसके बाद पार्टी का लेजर, पहले पार्टी का लेजर 150 रुपए से क्रेडिट हो रहा था, अभी वो क्या है 225 से क्रेडिट हो रहा है। तो आपने तो सिर्फ कहने को सिर्फ एक क्वांटिटी चेंज किया, लेकिन उस क्वांटिटी का इम्पैक्ट कई जगह पे गया। वो सारी चीजें आपको यहाँ पर जो है वो लिस्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनकी वर्जनिंग देख सकते हैं। अगर हम दोबारा फिर कुछ चेंज करते हैं, तो लेट्स से मैं यहाँ पर आके और यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ 9000 और इसको मैं सेव कर देता हूँ। नाउ इफ आई गो एंड चेक दिस, थर्ड वर्जन इज रेडी। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि ये कितने वर्जन रखेगा। तो नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी लिमिट मेंशन नहीं है कि हमें कितने वर्जन ट्रैक करने हैं, तो इसलिए हमने प्रोडक्ट में भी ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं लगाई है। आप जितनी बार भी अल्टर करेंगे उतने यहाँ पे लॉग क्रिएट होते चले जाएंगे। ठीक है, सो दैट्स ये है जो क्रिएशन और मॉडिफिकेशन हमने देखा। इसी तरीके से आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे ट्रांजेक्शन हैं, जैसे हर ट्रांजेक्शन में कोई ना कोई मॉडिफिकेशन है, आपको दिख जाएगा यहाँ पे, क्रिएटेड है, रीसेव्ड, नो चेंजेस, अल्टर्ड। अल्टर्ड क्या अल्टर हुआ है वो भी आप देख सकते हैं कि पहले प्रेम ने क्रिएट किया था, देन हरी ने इसको अल्टर किया। तो इस तरीके से क्या है कि जो भी पॉसिबल वेज है, जो भी एडिट की डिफिनेशन हो सकती है, वो हमने यहाँ पर कवर की हुई है। अब आगे देखते हैं, ये तो हो गया क्रिएशन और मॉडिफिकेशन। नाउ वी कम टू दी कैंसिलेशन एंड डिलीशन। तो लेट्स से अगर हम टैली में कोई वाउचर कैंसिल करते हैं, तो लेट्स सी मैंने जो 5 नंबर का वाउचर बनाया था, इसको ही ओपन कर लेते हैं। हमने इसको ओपन किया और यहां से हमने वाउचर को कैंसिल कर दिया, तो ये वाउचर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो वाउचर कैंसिल होने के बाद हमें यहाँ पे कोई भी फिगर नहीं दिखती ये वाउचर बेसिकली क्या था। लेकिन क्योंकि कैंसिल करने के बाद मेरे फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड्स है, मेरी जो बैलेंस शीट है, मेरा जो पीएनएल है, उसमें इम्पैक्ट पड़ गया, क्योंकि यहाँ पे जो अभी मैंने सेल्स की थी 9,000 रुपए की, वो 9,000 रुपीज माइनस हो गए, तो मेरा फाइनेंशियल माइनस में आ गया। तो अभी इसका रिकॉर्ड भी हम देख पाएंगे कैसे, आप कैंसिल वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे अगेन ऑल्ट क्यू, जो मैंने बताया था रिलेटेड रिपोर्ट्स के अंदर ऑल्ट क्यू, तो आप यहाँ से ऑल्ट क्यू प्रेस करके देख सकते हैं कि पहले क्रिएट हुआ, देन अल्टर, अगेन अल्टर, एंड फाइनली इट गॉट कैंसिल्ड। और कैंसिल होने से पहले क्या क्या था वो डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगी, क्योंकि ये वर्जन 4 है जो कैंसिल हुआ था, वर्जन 3 में सारी वैल्यूज थी, वो सारी वैल्यूज आपको यहाँ पर दिख जाएंगी कि क्या वैल्यू इसके अंदर थी और ये वाउचर कब किसने कैंसिल किया और कब कैंसिल किया। तो दैट्स हाउ वी कैन ट्रैक द रिकॉर्ड ऑफ कैंसिल्ड वाउचर। नॉट ओनली दिस, वी कैन ट्रैक द रिकॉर्ड ऑफ डिलीटेड वाउचर ऑल्सो। तो अगर मान लीजिए मैं ये कैश सेल की एक वाउचर है, इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड देन यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया, अगेन इट विल इम्पैक्ट माय फाइनेंशियल रिकॉर्ड। तो मैं यहाँ पर डिलीट को भी कवर करना हुआ, कवर करना पड़ा हमें, क्योंकि इसका भी एडिट की डिफिनेशन के हिसाब से ये उस परव्यू में आ रहा था। तो हमने इसको क्या किया, यहाँ पर डिलीट के फिगर्स को देखने के लिए, जनरली टैली में आप डिलीटेड वाउचर नहीं देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि एडिट लॉग इनफोर्स होगा 1 अप्रैल से, तो हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो इसको देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमने एक फिल्टर दिया हुआ है बेसिस ऑफ वैल्यू के अंदर।
अंडर बेसिस ऑफ वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला फिल्टर दिया है शो रिपोर्ट फॉर। तो अभी जो ये आपको डे बुक दिख रही है ये अल्टर्ड एंड नॉन अल्टर्ड दोनों के लिए दिख रही है, यानी कि ये जो वाउचर है इनमें से कुछ अल्टर्ड है कुछ नॉन अल्टर्ड है। अगर आपको देखना है सिर्फ जो अल्टर्ड वाउचर है तो आप इस पे जाके यहाँ से सिर्फ अल्टर्ड वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये अल्टर्ड वाउचर आ गया। देन नीचे आ रहा है इंक्लूड डिलीटेड वाउचर। अगर आपको डिलीटेड वाउचर भी देखने हैं तो आप यहाँ पे जाके इसको भी यस कर सकते हैं। तो लेट्स से हमने दोनों को यस किया और स्केप कर गए। अब देखिए जितने भी डिलीटेड हैं वो भी दिख रहे हैं, कैंसिल पहले ही दिख रहा था, ये भी डिलीटेड है। और इसके साथ जो और वाउचर्स दिख रहे हैं ये सारे मॉडिफाइड है, यानी इनमें कोई ना कोई मॉडिफिकेशन हुई है। आप किसी भी वाउचर पे आप जाएंगे, लेट्स से इस पे आप गए और यहाँ पे आप ऑल्ट क्यू करेंगे तो आपको कोई ना कोई मॉडिफिकेशन आपको जरूर दिख जाएगी। ठीक है, ये मॉडिफिकेशन है बेसिकली कि इससे प्रीवियस वर्जन में कोरियर नेम शिप्ड बाय डॉक्यूमेंट फाइनल डेस्टिनेशन ये नहीं था, लेकिन यहाँ पे ये सारी चीजें फिल करी गई है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको देखना है वो ट्रांजेक्शन जो, अच्छा डिलीटेड को अगर आपको ट्रैक करना है तो डिलीट पे जाके आप एंटर करेंगे तो आपको ये दिखा देगा कि कब क्रिएट हुआ और कब डिलीट हुआ। ठीक है, तो 12 फरवरी को ये क्रिएट हुआ था एंड देन 23 मार्च को 4:01 पे ये क्या हो गया, डिलीट हो गया। डिलीट होने से पहले क्या क्या था एंटर करके आप यहाँ पर इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स हाउ आई हैव डेमोन्स्ट्रेटेड द स्कोप ऑफ आवर सॉल्यूशन कि क्या स्कोप है बेसिकली। तो स्कोप में एडिट की डिफिनेशंस को हमने जो लिया है वो है क्रिएशन, मॉडिफिकेशन एंड डिलीशन। तो ये तीनों चीजें हम इसके अंदर कवर कर रहे हैं। इसके अलावा अगर डे बुक में आपको देखना है वो ट्रांजेक्शन जो अल्टर नहीं हुए हैं तो आप इस पे जाके यहाँ से नॉन अल्टर्ड ले लीजिए। अब ये जो ट्रांजेक्शन है ये सिर्फ नॉन अल्टर्ड वाले हैं, यानी कि इसके अंदर आप जाएंगे ऑल्ट क्यू करेंगे तो आपको सिर्फ क्रिएटेड दिखेगा, इसके ऊपर कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई है। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी आर मेंटेनिंग द लॉग फॉर ट्रांजेक्शंस। इसी पैटर्न पे हम जो है मास्टर्स के लिए भी लॉग मेंटेन कर रहे हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आप कोई मास्टर क्रिएट करते हैं, तो लेट्स से हमने यहाँ पे बनाया और हमने इसको सन्ड्री क्रिएटर के अंदर पोस्ट कर दिया। ठीक है, अब हम अगर इसको देखना चाहते हैं इस रिकॉर्ड को, सो लेट्स से लेजर अल्टर में जाके एक बार चेक करते हैं लेजर्स। अब इसमें हम अगेन क्योंकि हमें इसका एडिट लॉग देखना है अगर, तो रिलेटेड रिपोर्ट्स इसके अंदर ऑल्ट क्यू का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे ऑल्ट क्यू करिए तो आपको दिखा देगा किसने इसको क्रिएट किया था और किस डिटेल्स के साथ ये बना था। ठीक है, अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होती है, लेट्स से मान लीजिए गलती से डेटर क्रेडिटर में चला गया था, ये था डेटर, हमने इसको डेटर कर दिया और साथ में इसका कुछ ओपनिंग बैलेंस था जो हम फिल करना भूल गए थे, हमने यहाँ पे वो ओपनिंग बैलेंस भी हमने फिल कर दिया। अब आप जब ऑल्ट क्यू करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑल्टर्ड का डिटेल भी आ रहा है, साथ में आपको ये भी दिखा रहा है कि पहले क्या था, पहले क्रेडिटर था बाद में डेटर हो गया, पहले ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं था लेकिन बाद में ओपनिंग बैलेंस जो है वो 90,000 डेबिट साइड इसको फिल कर दिया गया। तो इस तरीके से आप जो है ये डिटेल्स भी यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा डे बुक के अंदर कैसे हम बल्क में रिपोर्ट देख पा रहे थे कि कितने वाउचर मॉडिफाई हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं या कितने डिलीट हुए हैं, उसी तरीके से हमने बल्क रिपोर्ट दी है मास्टर्स के लिए भी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट में। चार्ट ऑफ अकाउंट में जिस भी लेजर, जिस भी पर्टिकुलर चीज का आपको चार्ट ऑफ अकाउंट देखना है, लेट्स से हमें लेजर का देखना है, हमने लेजर पे एंटर किया, बेसिस ऑफ वैल्यू, टू रिपोर्ट फॉर अल्टर्ड लेजर्स, और अगर हमें डिलीटेड भी देखना है तो हम डिलीटेड भी यस कर लेंगे। अब आप देखेंगे पहले जो ऊपर की तरफ ये 5 लेजर दिख रहे हैं ये अल्टर्ड लेजर है। क्या अल्ट्रेशन हुआ है आप इस पे एंटर करके ऑल्ट क्यू करके देख सकते हैं कि क्या अल्ट्रेशन हुई है। अब यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली है कि आप देखेंगे लिखा है क्रिएटेड ड्यू टू इम्पोर्ट, अभी तक सिर्फ क्रिएटेड लिखा आ रहा था। तो सिर्फ हम उन चीजों को ट्रैक नहीं कर रहे हैं जो आप टैली के अंदर करते हैं। अगर आपने किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू डेटा इंपोर्ट किया है या डेटा सिंक किया है, ठीक है, डेटा इंपोर्ट कई बार एक्सेल से भी लोग करते हैं, कई बार एक्सएमएल के थ्रू करते हैं, कई बार कुछ इंटीग्रेशन होती है जिसके थ्रू डायरेक्ट दूसरे सॉफ्टवेयर से या पोर्टल से उन्होंने टैली को इंटीग्रेट किया होता है। तो किसी भी तरीके से, कोई भी तरीके से अगर डेटा टैली के अंदर आ रहा है तो वो स्टैंपिंग यहाँ पर हो जाएगी। जैसे यहाँ पर इंपोर्ट के थ्रू ये वाउचर क्रिएट हुआ था, हो सकता है एक्सेल से हुआ हो, एक्सएमएल से हुआ हो या किसी इंटीग्रेशन से हुआ हो, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिख के आ रहा है कि ये वाउचर ड्यू टू इम्पोर्ट बना था, यानी कि इम्पोर्ट करने के
करने की वजह से बना। यहाँ पे इंपोर्ट की वजह से ये अल्टर हुआ, यानी कि पहले अल्ट्रेशन हुआ फिर उसको इंपोर्ट किया गया तो ये भी अल्टर हो गया। तो वो चीज भी यहाँ पे आपको दिख जाएगी। इसी के साथ अगर आपने कोई मास्टर डिलीट किया है तो वो डिलीटेड मास्टर्स भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। डिलीटेड मास्टर्स की क्रिएट हुई, क्रिएशन के बाद इसका डिलीशन हो गया, तो सारी डिटेल यहाँ पर आपको दिख जाएगी। तो इस तरीके से हम मास्टर्स और ट्रांजेक्शन्स इन दोनों का जो है हम जो अब एडिट लॉग है, ऑडिट ट्रेल है, वो हम मेंटेन कर रहे हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो मास्टर्स के केस में हमने केवल 3 चीजों को कवर किया है, एक लेजर, दूसरा लेजर ग्रुप और तीसरा स्टॉक आइटम। वाउचर्स में हमने ऑलमोस्ट सारे वाउचर जो है वो कवर किए हैं जो एक जनरली कंपनी में यूज होते हैं। देन वी कम टू we'll see the insertion and deletion and its impact on voucher numbering। तो इसके लिए मैं आपको डेटा माइग्रेट करके दिखाता हूँ। इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो लेट्स से हमारे पास एक कंपनी है गणेश एंड कंपनी। अब इसको आप अपने से रिलेट कीजिए कि मान लीजिए आप अभी जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं टैली का वो डेफिनेटली 2.1 यूज नहीं कर रहे हैं मान लीजिए, और आप 2.0 या 2.0.1 में हैं। और जब आप 2.1 इंस्टॉल करेंगे और उसके अंदर आप वो डेटा लेकर आएंगे तो क्या होगा, आपको पहले माइग्रेशन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको माइग्रेशन दिख रहा है उसी तरीके से आपको भी माइग्रेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा माइग्रेशन है, आप इस पे एंटर कीजिए। आपको यूजर आईडी पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालते वक्त आपको ये बताएगा, एक मैसेज देगा माइग्रेशन के टाइम पे कि माइग्रेशन के बाद आपका जो डेटा है वो इस रिलीज के लिए कंपैटिबल हो जाएगा। और क्योंकि ये रिलीज टैली प्राइम एडिट लॉग है तो इसलिए हम हमेशा इसमें एक लॉग मेंटेन करेंगे आपकी एक्टिविटीज का, जैसे कि क्रिएशन, अल्टरेशन और डिलीशन फॉर मास्टर्स एंड वाउचर्स। दूसरी चीज जो ये बता रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपकी जो भी वाउचर नंबरिंग है वो वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक से हटके ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड हो जाएगी। ठीक है, अब इस क्यों हो रहा है इसका भी इम्पैक्ट अभी हम देखेंगे। तो कह रहा है कि बैकअप लेना है एंड देन उसको माइग्रेट करना है। तो फिलहाल डेमो पर्पस के लिए मैं बैकअप को बंद कर रहा हूं, लेकिन स्ट्रांगली रिकमेंडेड है हमारी तरफ से कि आप बैकअप जरूर लें। ठीक है, तो बैकअप जरूर लीजिए जब भी आप डेटा माइग्रेट कर रहे हो, ताकि किसी भी एक्सीजेंसी में, किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन में अगर आपको रोल बैक करना पड़े तो आपके पास एक बैकअप होना चाहिए। ठीक है, तो बैकअप आप लीजिए। फिलहाल डेमो पर्पस के लिए मैं यहाँ पे इसको नहीं ले रहा हूँ एंड आई विल माइग्रेट इट। सो ये माइग्रेशन हो जाएगा और माइग्रेशन के बाद हम जो है इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर माफ कीजिएगा, इसके अंदर यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स पड़े हैं। सेल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 तक ट्रांजेक्शन्स पड़े हैं। अब इन सब की जो वाउचर नंबरिंग है, अगर आप देखेंगे इसमें अल्टर मास्टर्स, वाउचर टाइप एंड किसी भी एक वाउचर में चले जाते हैं तो इसका वाउचर टाइप जो है, वाउचर नंबरिंग जो है वो चेंज हो गई। बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिक थी, लेकिन अभी ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड हो गई। अब इसको क्यों किया गया, इसका लॉजिक आपको समझना है। जब ये वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक होती है, मान लीजिए अगर ये वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक होती तो 1 2 3 4 5 6 7 वाउचर हमारे पास सेल्स के हैं। हो सकता है हम बीच में कोई एक वाउचर मिस कर गए हो और हमने यहाँ पर एक वाउचर ऐड कर दिया, 5 से पहले एक नया वाउचर ऐड कर दिया। तो जैसे ही हम वाउचर को ऐड करेंगे क्या होगा, अगर ये ऑटोमेटिक वाउचर नंबरिंग होगी तो यहाँ पे 5 वाला जो वाउचर है वो 6 हो जाएगा, 6 वाला 7 हो जाएगा, 7 वाला 8 हो जाएगा, यानी कि सारे वाउचर 5 के बाद वाले, 4 के बाद वाले +1 हो जाएंगे। अब इसका अपोजिट देखते हैं, अगर कोई वाउचर हमने डिलीट कर दिया, मान लीजिए हमने पहले नंबर का वाउचर डिलीट कर दिया, मान लीजिए वो हमें लगा कि गलत बन गया, हमने डिलीट कर दिया उसको। तो डिलीट करते ही क्या होंगे, सारे वाउचर, वाउचर नंबर 1 के बाद जितने भी वाउचर है वो सारे -1 हो जाएंगे। अगर ये कब होगा, जब आपका वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक होगा। और जैसे ही ऐसा होगा, हर वाउचर का एक लॉग क्रिएट हो जाएगा कि ये रीनंबर हुआ है। ठीक है, लेट मी शो यू दिस कि किस तरीके से ये होगा। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अल्टर मास्टर, वाउचर टाइप, सेल्स, और यहाँ पे सेल्स के अंदर मैंने इसको ऑटोमेटिक कर दिया। ऑटोमेटिक करते वक्त ये कह रहा है कि चेंजिंग द वाउचर नंबरिंग मेथड में लीड टू रीनंबरिंग द एग्जिस्टिंग वाउचर। ऐसा हो सकता है कि आपके एग्जिस्टिंग वाउचर रीनंबर हो जाए, और ऐसे केस में अगर कोई लॉग ऐसा होता है, अगर रीनंबर होता है तो इसका भी एक लॉग जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इसको यस कर दीजिए और फिलहाल मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब चलते हैं, सेल्स का एक वाउचर हम पोस्ट करते हैं। यहाँ पे सेल नंबर 1 को सेलेक्ट किया और यहीं पे हमने इंसर्ट वाउचर जो है वो कर दिया। अब ये कह रहा है कि ये एक्टिविटी लीड कर सकती है रीनंबरिंग ऑफ सब्सिक्वेंट वाउचर, क्योंकि ऑटोमेटिक वाउचर नंबरिंग है
और जैसे ही आप एक नंबर पे कोई नया वाउचर डालेंगे तो एक के बाद वाले सारे वाउचर +1 हो जाएंगे। ठीक है, हम फिर भी इसको कंटिन्यू कर देते हैं। और कंटिन्यू करने के बाद हमने यहाँ पे एक वाउचर पोस्ट कर दिया, मान लीजिए सेल्स स्टॉक आइटम, एंड इसको हमने यहाँ पे सेव कर दिया। फिलहाल मैं टैक्स वगैरह स्किप कर रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे वार्निंग दे रहा है कि ये जो आप सेव कर रहे हैं इसकी वजह से आपका रीनंबरिंग होगा, और आप इसको सेव करिए। ठीक है, सेव हो गया। अब सेव करने के बाद जो पहले एक नंबर था वो अब 2 नंबर पे आ गया, और एक नंबर पे ये कैश का वाउचर आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो एक का जो एडिट लॉग होगा वो तो आपको क्रिएटेड दिखाएगा कि 23 तारीख को 4:12 पे हमने इसको क्रिएट किया। लेकिन जो सेकंड नंबर का वाउचर है इसका एडिट लॉग क्या कहेगा? इसका एडिट लॉग कहेगा कि यहाँ पे जब वाउचर नंबरिंग चेंज की थी तब कोई फर्क नहीं आया, रीसेव हो गया, कोई फर्क नहीं आया, लेकिन जब हमने एक नया वाउचर बनाया तो वो रीनंबर हो गया। और रीनंबर होके क्या हो गया? पहले ये 1 था, अब ये 2 नंबर हो गया। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? एडिशनल इम्पैक्ट क्या होगा? कोई भी आपकी रिकॉर्ड्स देखेगा, मान लीजिए मैंने डे बुक खोली और इसके अंदर बेसिस ऑफ वैल्यू में गए और यहाँ से मैंने ले लिया अल्टर्ड वाउचर और डिलीटेड अभी फिलहाल बंद कर देते हैं। अब क्या होगा? देखिए सारे सेल्स वाउचर अल्टर्ड दिखा रहे हैं सिवाय एक को छोड़ के, जो पहला वाला था। क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि पहले वाला तो सिर्फ क्रिएट हुआ था, लेकिन उसके क्रिएशन की वजह से बाकी सारे अल्टर हो गए। और क्या अल्टर हुए? सब में आप जाके देखेंगे तो आपको सिर्फ दिखाएगा रीनंबरिंग, कि रीनंबरिंग हो गई है सभी के अंदर। और वाकई रीनंबरिंग हो गई, क्योंकि हमने ऑटोमेटिक कर रखा था, और ऑटोमेटिक की बेसिक बिहेवियर यही है कि वो सीधे क्या करता है, सारे वाउचर को उसके बाद वालों को +1 कर देता है। इसी चीजों को रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम बाय डिफॉल्ट इस वाउचर की सीरीज को चेंज करके ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड कर रहे हैं। क्योंकि ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड के केस में इस तरह से अगर आप कोई भी वाउचर नया ऐड करते हैं तो पुराने वाउचर्स पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं जाता है, और चाहे अगर कुछ डिलीट भी करते हैं तो भी कोई इम्पैक्ट नहीं जाता है। ठीक है, तो ये लॉजिक है इसके पीछे, जो हम आपको जो वाउचर नंबरिंग है जो हम उसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से आप रिपोर्ट को फिल्टर कर सकते हैं ट्रांजेक्शन और मास्टर के बेस पे। माइग्रेशन भी मैंने दिखाया आपको। अब हम लास्ट आते हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे नोइंगली या अननोइंगली आप अपना टैली प्राइम एडिट लॉग का डेटा रेगुलर टैली प्राइम में ओपन कर देते हैं। दैट्स द लास्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर, एंड आफ्टर दैट वी विल टेक द Q&A। तो सिचुएशन ये है कि मान लीजिए, क्योंकि हमारी एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसके ऊपर ये नोटिफिकेशन 1 अप्रैल 2022 से इंप्लीमेंट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए गलती से ये रेगुलर टैली प्राइम में ओपन हो जाता है तो उस केस में क्या होगा? ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? सॉरी। सो लेट्स से ये डेटा है हमारे पास गणेश एंड कंपनी का, ये अभी टैली प्राइम एडिट लॉग में ओपन है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ और हम ओपन करते हैं रेगुलर टैली प्राइम। और अब जो गणेश एंड कंपनी है उसको हम इस रेगुलर टैली प्राइम में ओपन करेंगे, जिसके अंदर एडिट लॉग का ऑप्शन तो है, लेकिन आपके पास ये भी ऑप्शन होगा कि ये इनेबल या डिसेबल करा जा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल ये डायरेक्ट ओपन नहीं होगा, इसके लिए आपको माइग्रेशन परफॉर्म करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसको आप माइग्रेट कर लीजिए लेट्स से। सो इसको हमने यहाँ पे माइग्रेट कर लिया, और फिलहाल के लिए मैं बैकअप बंद कर रहा हूँ, बट बैकअप इज ऑलवेज एडवाइजेबल। ओके, तो हमने इसको माइग्रेट करके रेगुलर टैली प्राइम में ओपन कर दिया। और टैली प्राइम में ओपन करने के बाद अगर आप देखोगे तो कंपनी के अंदर अल्टर अल्टर के अंदर ऑप्शन आपको दिख रहा है इनेबल एडिट लॉग, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है यस। तो अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि टैली ये आइडेंटिफाई कर रहा है यहाँ पे कि आपका जो प्रोडक्ट जो डेटा है वो पहले आपका टैली प्राइम एडिट लॉग में ओपन हुआ था, और जब आप उसको रेगुलर टैली प्राइम में ओपन कर रहे हो तो टैली
प्राइम जो रेगुलर है वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये टेली प्राइम एडिट लॉग में ओपन था और इसलिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एडिट लॉग इनेबल्ड है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एडिट लॉग क्या है, वो इनेबल्ड है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एडिट लॉग नहीं यूज, तो इन केस अगर आपको लगता है कि इस एडिट लॉग को आपको इनेबल नहीं करना है, यूज नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। तो लेट्स से हमने यहाँ से एडिट लॉग को क्या कर दिया, नो कर दिया। नो करने के बाद कह रहा है कि यहाँ पे जो भी, इसको नो करने के बाद आप जो भी काम करोगे, जो भी एक्टिविटी करोगे, उसका कोई भी लॉग यहाँ पर मेंटेन नहीं होगा। तो लेट्स से इसको हमने यस किया एंड इसको सेव कर दिया। आफ्टर सेविंग दिस वी लेट्स से वी पोस्टेड वन वाउचर, एक वाउचर पोस्ट कर लेते हैं। तो ये एक वाउचर हमने यहाँ पे पोस्ट कर दिया, ठीक है। और ये वाउचर पोस्ट करने के बाद या कोई मॉडिफिकेशन हमें करना था, तो लेट्स से हमने वो मॉडिफिकेशन भी कर दिया। ये जे भी पहले ये हमने बाद में 9000 कर दिया, या जो भी करना था। तो अभी फिलहाल क्या है, ये सारा काम करते वक्त क्या है, हमारा एडिट लॉग ऑफ है, ठीक है। यानी कि आप देखोगे अल्टर के अंदर एडिट लॉग जो है वो बंद है। अब हमने ये सारा काम करने के बाद दोबारा इस एडिट लॉग को क्या कर दिया, यस कर दिया, ठीक है, सेव कर दिया हमने। अब जो भी काम हमने एडिट लॉग डिसेबल करने के बाद किया है, उसका कोई भी रिकॉर्ड इसके अंदर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने डिसेबल कर दिया है, तो उसके बाद हम कुछ भी उसके अंदर ट्रेस नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि ऐसा कुछ हुआ था? क्योंकि हो सकता है कि ये इंटेंशनली हुआ हो या अनइंटेंशनली हुआ हो, सॉफ्टवेयर को इस बारे में पता नहीं होगा। आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए एक ही चीज है कि वो काम हो रहा है, उसको इंटेंशनली किया गया, बिना किसी इंटेंशन के किया गया, उसको उससे कोई पता नहीं है। उसको ये भी पता नहीं है कि आप मॉडिफिकेशन कर रहे हैं या मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। आप करेक्शन कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, उसे ये भी नहीं पता, तो वो सिर्फ उसको रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इस फीचर को दोबारा यहाँ पर इनेबल कर दिया, और अब इसको हम यहाँ से बंद करके दोबारा ओपन करेंगे टैली प्राइम एडिट लॉग के अंदर। तो लेट्स सी what information it shows। तो यहाँ पे हम दोबारा गणेशन कंपनी को ओपन करेंगे, क्योंकि ये नॉन एडिट लॉग वर्जन में था, इसलिए यहाँ पे माइग्रेशन दिखा रहा है। देखिए, माइग्रेशन को दिखाने का भी एक इंटेंशन है। इंटेंशन क्या है कि मान लीजिए कल को कोई गलती से इसको किसी रिलीज में ओपन कर देता है। लेट्स से मान लीजिए कोई एडिट लॉग की रिलीज यूज होनी चाहिए, लेकिन उसको गलती से नॉन एडिट लॉग में यूज कर रहा है, तो उसलिए यहाँ पे माइग्रेशन एक बार दिखाता है, जिससे दिमाग में एक बार ट्रिक करे कि हाँ, ये जो है गलत रिलीज हो सकती है। तो आप एक बार चेक कर लो कि भाई ये एडिट लॉग में खुल रहा है, नॉन एडिट लॉग में खुल रहा है। दैट्स वाई हमने इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं दिया है, इसमें माइग्रेशन का एक जो है स्टेप ऐड किया हुआ है। सो लेट्स ओपन इट हियर। तो इसको हम यहाँ पे माइग्रेट कर देते हैं, बैकअप को क्लोज कर दिया यहाँ से। अब क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए हम जाके इसको दोबारा देखते हैं यहाँ से एडिट लॉग ऑप्शन को। तो इस एडिट लॉग में आप देखेंगे तो सारा ट्रैक यहाँ पे मेंटेन्ड है। जैसे आज की तारीख में 23 तारीख को 4:09 पे मैंने इसको डेटा को माइग्रेट किया था सबसे पहले। देन 4:16 पे मैंने इस डेटा को ओपन किया रेगुलर टैली प्राइम में। यहाँ पे क्या लिखा है, कंपनी डेटा मूव्ड फ्रॉम टैली प्राइम एडिट लॉग, यानी कि एडिट लॉग से मूव कर गया। तो मूव किसमें किया, रेगुलर टैली प्राइम में मूव कर दिया। देन 1 मिनट के बाद मैंने एडिट लॉग को डिसेबल कर दिया था। फिर 1 मिनट के बाद मैंने उसको इनेबल कर दिया, एंड देन 2 मिनट के बाद मैं फिर से उसको टैली प्राइम एडिट लॉग में ले आया। तो ये पूरा लॉग इसके अंदर आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 1 मिनट की जो एक्टिविटी है, ये क्वेश्चनेबल हो सकती है कि भाई क्यों डिसेबल हुआ और क्यों इनेबल हुआ, किस यूजर ने इसको इनेबल डिसेबल किया, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप यूजर का नाम चेंज भी कर देंगे तो भी ये लॉग चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो आपके पास हमेशा ये रिकॉर्ड रहेगा कि ये किसने किया था। तो अगर किसी के पास मान लीजिए एक्सेस है और वो अपना यूजर नेम चेंज करके लॉग मेंटेन कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो उसी लॉग से यहाँ पे दिखेगा जिस लॉग से किया गया था, चाहे वो यूजर नेम बाद में चेंज कर दिया जाए, चाहे कितनी बार भी चेंज कर दिया जाए, ठीक है। सो बाय दिस वे वी आर हैंडलिंग अ सिचुएशन ऑफ using a data to टैली प्राइम एडिट लॉग एंड टैली प्राइम। तो इस तरह की सिचुएशंस के लिए भी हमने जो है इस तरह के सिनेरियोस को इसके अंदर कवर किया हुआ है।
So that's it from my side, and to get the update of release 2.1, आपको इंश्योर करना होगा कि आपका जो टैली का लाइसेंस है, सीरियल है, वो एनुअल सब्सक्रिप्शन जो है वो एक्टिव हो। अगर वो एक्टिव है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको अपडेट कर सकते हैं। Just to short recap, we covered two topics. First one was e-invoice, जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे सिंगल इनवॉइस, बल्क इनवॉइस, ई इनवॉइस के साथ ई वे बिल, ई इनवॉइस कैंसिलेशन या किसी और सॉफ्टवेयर से हमने बनाया है तो किस तरह से हम IRN को अपडेट कर सकते हैं विद इन द प्रोडक्ट, हमें पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऑफलाइन अगर बनाना पड़ता है तो ऑफलाइन हम कैसे जेसन क्रिएट कर सकते हैं। इन ऑडिट ट्रेल वी सॉ कि किस तरीके से हम ट्रांजेक्शन के लॉग मेंटेन कर रहे हैं, किस तरीके से हम मास्टर्स के लॉग मेंटेन कर रहे हैं, किस तरीके से हम डेटा माइग्रेशन कर रहे हैं, ऑटोमेटिक टू ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड जो हम वाउचर नंबरिंग चेंज कर रहे हैं उसका हमारा क्या इंटेंट है, किस वजह से हम कर रहे हैं। और लास्ट कि अगर कोई डेटा सेट जो है वो फाइनेंशियल डेटा जो टैली का डेटा है वो अगर टैली प्राइम और टैली प्राइम एडिट लॉग में ओपन हो रहा है या फिर वहां पे एडिट लॉग टेम्पर किया जा रहा है तो वो आपको एज इट इज जो है वहां पर लॉग के अंदर दिख जाएगा और आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि बिहाइंड द सीन क्या चीजें इसके अंदर, क्या क्या ऑपरेशन इसके अंदर परफॉर्म किए